तो फजी सेट्स एंड लॉजिक की बात की जाए तो सबसे पहले फजी लॉजिक क्यों चाहिए था। फजी लॉजिक क्या रिप्रेजेंट करता है, वेग इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। नाम से याद रखना, फजी फजी मतलब वेगनेस होती है, अप्रोक्सीमेशन होती है। तो हमें क्यों जरूरत पड़ी थी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि हमें अगर हम रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने बैठेंगे तो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती। उनका जो भी इनपुट होगा, जो भी आउटपुट होगा, वो वेगनेस की फॉर्मेट में पड़ा होता है, अप्रोक्सीमेट नहीं होता है, मतलब सॉरी एग्जैक्ट नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट होता है वेगनेस। ठीक है। तो हमारे जो नॉर्मल जो पुराने वाले मतलब प्रोग्राम्स थे, जैसे हम नॉर्मल कोड लिखते हैं तो उसके अंदर इनपुट कैसी चाहिए होती है, उसको एग्जैक्ट इनपुट चाहिए होती है। एग्जैक्ट इनपुट इन द सेंस, मान लो तुम 6 टेस्ट केस बोल रहे हो तो 6 टेस्ट केस के लिए सबके लिए इनपुट देनी पड़ेगी। ऐसा तुम कर ही नहीं सकते कि 6 टेस्ट केस बोले और तुमने सिर्फ 4 टेस्ट केस की इनपुट 4 टेस्ट केस की इनपुट दो, तो वहां पे वो फेल हो जाएगा। तो इसीलिए हमें फजी लॉजिक की जरूरत पड़ी थी, जहाँ पे वेग इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट इन्फॉर्मेशन है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो वहां पे हम फजी लॉजिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी हमारी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं, इन द सेंस वेग होती है, इनप्रिसाइज होती है, अनसर्टेन, एम्बिगियस। तो इन सबको हैंडल हम पुराने वालों से नहीं कर सकते थे, इन द सेंस क्रिस्प लॉजिक से नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमें फजी लॉजिक की जरूरत पड़ी थी। तो वही चीज लिखी है, मैंने बता ही दिया, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है। तो इधर क्रिस्प सेट और फजी सेट के बारे में डिफरेंस समझा रखा है। तो क्रिस्प सेट मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्रिस्प सेट क्या होता है, एग्जैक्ट, जिसके अंदर वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू, इन द सेंस जैसे 1 से 2 के बारे में बात करा तो 1 और 2 जब तुम लोगे तो वो हो जाएगा क्रिस्प सेट। अगर 1.1 भी ले रहे हो, 1.2 भी ले रहे हो, 1.3 भी ले रहे हो, तो वो तुम्हारा फजी सेट हो जाएगा। उसके अंदर तुम पूरा इंटरवल लेते हो। फजी सेट के अंदर, क्रिस्प सेट के अंदर तुम उसकी बाउंड्रीज लेते हो, ऐसे एज्यूम कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। लेकिन क्रिस्प सेट कभी भी अनरिलायबल और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पे काम नहीं कर सकता है। और फजी सेट क्या है, वो सब पे काम कर सकता है, अनरिलायबल, इनकम्प्लीट, वेग इन्फॉर्मेशन पे। फजी सेट किसका एक्सटेंशन होगा, ऑब्वियसली इसी का एक्सटेंशन होगा। मान लो बाउंड्री तो ये भी लेगा ही ना फजी सेट, तो फजी सेट के अंदर क्लासिकल सेट तो होगा ही होगा। बस उसका क्या है, ये एक्सटेंशन है, जिसमें हर एलिमेंट्स के साथ क्या है, डिग्री ऑफ मेंबरशिप है, वो थोड़ी देर में देखते हैं। और ये मैंने बता दिया कि होल इंटरवल लेगा। होल इंटरवल इन द सेंस, जैसे बुलियन लॉजिक की बात करें तो बुलियन लॉजिक क्या होता है, क्रिस्प सेट होता है, उसमें क्या होता है, 0 और 1 ही होते हैं हर एलिमेंट। तो इसमें क्या है, 0 और 1 के अलावा भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, 0.1 भी पॉसिबल है, 0.12 भी पॉसिबल है, हर वैल्यू क्या होती है, पॉसिबल होती है। तो ये होल इंटरवल को लेते हैं 0 से 1 के बीच में। ठीक है। फजी सेट्स और क्रिस्प सेट्स की बात की जाए तो क्रिस्प सेट्स कौन से सेट्स होते हैं, जिसकी बाउंड्री क्या है, क्लियर है, एम्बिगुअस नहीं है। इन द सेंस, मान लो तुमने एक बाउंड्री दे दी, एक्स ग्रेटर देन चाहिए, एक बाउंड्री की तरह है। अगर मैं इसमें 7 वैल्यू पास करूंगा तो तुम्हें पता होगा कि 7 इसमें लाई करेगा। अगर मैं 5 पास करूंगा तो तुम्हें पता होगा 5 इसमें लाई नहीं करेगा। तो इसमें तुमने एक बाउंड्री डिफाइन किया है जो एक एग्जैक्ट है, तुम्हें पता है कि कौन सा एलिमेंट किसके अंदर लाई करेगा, कौन सा एलिमेंट इसके अंदर लाई नहीं करेगा। तो क्लियर अनएम्बिगुअस बाउंड्री होगी इसके अंदर। तो जिस भी सेट्स के अंदर क्लियर अनएम्बिगुअस बाउंड्री होती है उसको क्या कहा जाता है, क्रिस्प सेट कहा जाता है। ठीक है। अब अनएम्बिगुअस की बात की जाए तो अनएम्बिगुअस में जैसे हमने एक सेट ले लिया, एक्स ग्रेटर देन 6, हम बोल रहे हैं जिसकी भी हाइट 6 फीट से ज्यादा है, वो इस सेट, मतलब सॉरी, जो भी बंदा टॉल है, टॉल के लिए इन्होंने एग्जांपल 6 फीट का ले रखा है, कि जो भी बंदा टॉल है उसको इस सेट के अंदर बिलोंग करेंगे। वही मैं अगर एग्जांपल ले लूँ 5.999 का, तो अगर मैं क्रिस्प सेट से बात करूंगा तो वो बोल देगा कि वो इस सेट के अंदर लाई नहीं करेगा। लेकिन वही मैं अगर अपने दिमाग से सोचूंगा तो वो बोलेगा कि नहीं, ये बंदा भी टॉल है, ये भी इसके अंदर लाइक करना चाहिए। तो मेरा दिमाग है, उसको मैं ऐसे एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं बोल पाऊंगा, मैं एग्जैक्ट नहीं डिफाइन कर पाऊंगा कि मेरे लिए कौन टॉल है कौन टॉल नहीं है। तो इसलिए मेरा जो दिमाग होता है फजी लॉजिक से सोचता है। तो फजी लॉजिक में कोई भी एक पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं बोल सकते, क्लियर बाउंड्री नहीं बोल सकते उसके अंदर तुम। ठीक है। तो ये इसमें ऑपरेशन है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, ये तो पता ही है तुम सबको, अगर नहीं पता है तो बता देना, ये रूल्स जो फॉलो करता है वो सारे। फिर फजी सेट्स की बात की जाए, अभी हमने क्रिस्प सेट्स देखा। क्रिस्प सेट्स कौन से होते हैं, जिसकी जो बाउंड्री होती है वो अनएम्बिगुअस है, क्लियर, एकदम एग्जैक्ट बाउंड्रीज में तुम अगर कोई एलिमेंट पास करोगे तुम इजीली बता सकते हो वो उसके अंदर लाइक करेगा नहीं लाइक करेगा। फजी सेट्स कौन से होंगे, जिसमें तुम क्लियरली नहीं बता पाओगे। तो क्लियरली नहीं बता पाओगे, जैसे अभी एग्जांपल देख लिया टॉल वाला। और दूसरा चीज क्या होता है, इसमें हर एलिमेंट, जैसे क्रिस्प सेट्स में बात कर रहा हूँ तो अगर एक सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया मेरा क्रिस्प सेट। तो इसमें हर एलिमेंट देखो एक सिंगल है, 1 है, 2 है, 3 है, सिंगल है। लेकिन फजी सेट्स में हर एलिमेंट एक पेयर की फॉर्मेट में पड़ा होता है, हर एलिमेंट। इन द सेंस, यहाँ 1 होगा उसके साथ कुछ वैल्यू होगी, 2 होगा उसके साथ कुछ वैल्यू होगी, 3 होगा उसके साथ कुछ वैल्यू होगी। अब ये जो वैल्यू है, जो उसके साथ कुछ वैल्यू है, वो उसको कहा जाता है मेंबरशिप फंक्शन या मेंबरशिप ग्रेड, कुछ भी कह सकते हो, मर्जी
तुम्हारी। तो होता क्या मेंबरशिप फंक्शन का काम क्या होता है, वो ये बताता है कि इसके साथ जो एलिमेंट है एक्स, वो कितना स्ट्रांगली इसके रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है, ये कितना स्ट्रांगली वो इस सेट ए से एसोसिएटेड है। इन द सेंस, जैसे एग्जांपल अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा एक्स ग्रेटर देन 6 का, अगर मैं इसी को फर्स्ट सेट से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, तो इसमें अगर मैं 6 से बड़ा कोई भी नंबर लूंगा तो 7, तो 7 क्या इसके अंदर एग्जैक्टली लाइक करेगा ही करेगा, वो उस रूल को फॉलो करेगा ही करेगा। तो उसका जो मेंबरशिप फंक्शन हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी, वैल्यू 1। इसको एक प्रोबेबिलिटी की तरह मान सकते हो या परसेंटेज की तरह मान सकते हो, कितना उसको फॉलो कर रहा है, पूरा ही फॉलो कर रहा है तो 1। अब वैसे 5.999 की बात करते हैं, उसकी वैल्यू 1 नहीं दे सकते क्योंकि वो पूरा उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो उसकी मेंबरशिप फंक्शन क्या हो जाएगा, 0.8 हो सकता है या 0.9 हो सकता है। तो यहाँ से तुम समझ सकते हो कि वो उसको कितना उस रूल को फॉलो कर रहा है। तो मेंबरशिप फंक्शन का ये काम होता है, बताना कि वो कितना उसको फॉलो करेगा। उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 होती है। परसेंटेज करना तो इंटू 100 कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। वैसे परसेंटेज में नहीं लिखा जाता, पॉइंट्स में लिखा जाता है, इसलिए इसको मेंबरशिप ग्रेड भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से न्यू वाली वैल्यूज हटा दूं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम्हारे क्लासिकल सेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि क्लासिकल सेट में क्या है, सेट एलिमेंट्स है। समझ आया इतना? अभी तक मैंने इतना पढ़ाया था, कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया। चल नेक्स्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्लासिकल सेट्स को ऑर्डिनरी सेट्स या क्रिस्प सेट्स या नॉन फजी सेट्स या जस्ट सेट्स भी कहा जाता है। बकवास चीजें हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स क्या था, तुम्हारा डोमेन। डोमेन का मतलब समझते हो, जहाँ से तुम्हारी वैल्यूज आ रही हैं, उसको फजी सेट्स में उसको डोमेन को यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कहा जाता है या यूनिवर्स भी कहा जाता है। वो तुम्हारी मर्जी होती है क्या कहना चाहते हो। अब ये यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी 3 तरह के होते हैं, नॉर्मली नाम से ये होंगे, सिंपल से याद हो जाएगा। फजी सेट्स विद अ डिस्क्रीट नॉन ऑर्डर्ड यूनिवर्स। डिस्क्रीट नॉन ऑर्डर्ड की जगह क्या डाल दिया, ऑर्डर्ड। डिस्क्रीट वैल्यू क्या होती है, अलग अलग। अब क्या कर दो, कंटिन्यूअस कर दो। ये तीनों समझ जाओगे? हाँ बोलो जल्दी से। हम्म। आज तो मेरा नेट भी लैग नहीं कर रहा होगा यार, जल्दी बोल दिया करो, ठीक है। डिस्क्रीट मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज, नॉन ऑर्डर्ड मतलब कोई ऑर्डरिंग पॉसिबल नहीं है, ऑर्डर्ड मतलब ऑर्डरिंग पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल देखो, डिस्क्रीट है ना, सैन फ्रांसिस्को, बॉस्टन, लॉस एंजलिस, ये वैल्यूज डिस्क्रीट है। क्या इसके बीच में कोई ऑर्डरिंग पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि सिटीज के नाम है, क्या ऑर्डरिंग दूंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। डिस्क्रीट ऑर्डर्ड यूनिवर्स, देखो डिस्क्रीट वैल्यूज है लेकिन ऑर्डर्ड है, कि इनके बीच में एक रैंक दे सकता हूँ कि 1 0 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, ठीक है। और फिर देखो कंटिन्यूस वाला, कंटिन्यूस वाले में देखो कैसे सारी वैल्यूज क्या है, हम कंटिन्यूसली सारी वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूस वाला हो जाएगा। एक ग्राफ कैसे है ये बता दूंगा थोड़ी देर में, अभी देखते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। ऑपरेशंस अभी देखिए, देखो दो फजी सेट्स का क्या लेना है, कंटेनमेंट लेना है या सबसेट लेना है, तो नीचे वाला हो जाएगा। इन द सेंस जो दोनों के अंदर लाई करेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। मान लो ये एक बी एक फजी सेट है, ए एक फजी सेट होगा, तो ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इसकी सारी वैल्यूज हैं वो बी के अंदर लाई कर रही है। वो देखो उसकी सारी वैल्यूज ऑफ न्यू इज ऑलवेज लाइंग बिलो द बी। यूनियन, यूनियन का मतलब क्या है, तुम समझ रहे हो, जैसे दो सेट थे, उनका यूनियन क्या हो जाएगा, ऐसा दिख जाएगा। वो मैक्सिमम वाली सारी वैल्यूज ले ली, ठीक है। मेंबरशिप वैल्यूज को कंसिडर किया जाता है, एलिमेंट्स को कभी मैक्सिमम नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो समझ रहे हो ना, कि एलिमेंट मान लो कि इसमें एक एलिमेंट 1 है, वो ए के अंदर है, बी के अंदर भी 1 है, और इसकी मैक्सिमम यहाँ पे वैल्यू है 0.2 और यहाँ पे वैल्यू है 0.3, तो जो आउटपुट आएगा वो क्या जाएगा, 1,0.3। ये मतलब समझ रहे हो इस चीज का? हाँ बोलो। अरे हाँ भाई, समझ में आ रहा है। हाँ तो बोलना। अरे म्यूट पे कर रखा है ना, तो टाइम लगता है थोड़ा सा। तुम मना करना, म्यूट पे एक बंदा म्यूट पे मत रखो, टाइम ठीक वेस्ट है, कर। नहीं रख म्यूट रहा पे है। हटा देना फिर। ओके। म्यूट रखा, मेरे को रीजन दे रहा है, चलो। हाँ, फिर अगला इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये दो थे, तो दोनों में से कॉमन देखोगे इसके अंदर, तो कॉमन कौन सा है, ये वाला है। इसमें सबसेट कोई भी नहीं होगा, ना ए सबसेट है ना बी सबसेट है। ए इधर मैंने सबसेट क्यों माना था, क्योंकि इसकी सारी वैल्यूज बी के अंदर लाई कर रही है, ठीक है। मत बोल देना। हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है। कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट ये न्यू ए था, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बाकी वैल्यूज। इन द सेंस समझ रहे हो, इसका छोड़ के कुछ नहीं करना। यहाँ पे मान लो 1 के लिए 0.2 लिखा है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 के लिए जीरो 0.8 पॉइंट हो एट जाएगा, ठीक है, समझ आ हम्म। गया। एल्जेब्रिक सम ये याद कर लेना, एल्जेब्रिक सम क्या होता है, नॉर्मल यूनियन का फॉर्मूला याद है। हाँ। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो वही लिखा बी। हुआ है।
अलजेब्रिक मतलब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। बाउंडेड सम क्या होता है, एक्सऑर होता है कि या तो मिनिमम ऑफ वन कॉमा इन दोनों का एडिशन। बाउंडेड सम क्या होता है, एक्सनॉर होता है। ये मर्जी है, ये याद कर लेना, पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ठीक है नेक्स्ट। फिर अगला प्रॉपर्टीज ऑफ फजी सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ फजी सेट की बात की जाए तो ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी फॉलो करता है, ये कम्यूटेटिव, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी के बारे में क्या ही बताऊं। ठीक है, ये याद पता ही है तुम्हें। डी मॉर्गन्स लॉ तो पता है ना यार, डी मॉर्गन्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछना होगा इसी पे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे देखो डी मॉर्गन्स लॉ कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल है, इसका नेगेशन करना है, नेगेशन करना है इस पहले वाले का भी नेगेशन, दूसरे वाले का भी नेगेशन, और साइन को उल्टा कर दो। पहले वाले का भी नेगेशन, दूसरे वाले का भी नेगेशन, साइन को उल्टा। पहले वाले का नेगेशन, दूसरे वाले का नेगेशन, साइन उल्टा। ये तुम्हारा डी मॉर्गन्स लॉ होता है, कहीं पे भी यूज किया जाता है तो ऐसे ही किया जाता है इसको। अगला फजी एंड क्रिस्प रिलेशंस। तो नॉर्मल जो रिलेशंस हमने आज तक पढ़े हैं वो क्रिस्प थे। अगर उसमें मेंबरशिप फंक्शन तुम घुसा दोगे तो वो कौन सा हो जाएगा, फजी रिलेशनशिप बन जाएंगे। तो जैसे देखो एक्स क्रॉस वाई, यार ये तो पढ़ा ही है तो मैं इसको नहीं उड़ा रहा हूँ मैं जल्दी से। ठीक है, तो ये 10 क्या है, अगर एक्स क्रॉस वाई इसके अंदर लाई कर रहा होगा तो 1 दे दूंगा, अगर इसके अंदर लाई कर नहीं कर रहा होगा तो 0 दे दूंगा। समझो, जैसे ये मैंने बनाया, ये मैंने उसको आर रिलेशन है जो ए क्रॉस बी है, जैसे एक्स ये है वाई ये है, तो एक्स क्रॉस वाई आया, ए बी सी लिखा, 1 2 3 लिखा। अब ए कॉमा वन रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो 1 कर दिया, ए कॉमा 2 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा तो 0 कर दिया। तो ऐसे कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट ठीक। में। सॉरी। हाँ, फिर उसके बाद और कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ नहीं, ये वही मैट्रिक्स बनाई, जो जो इसके अंदर लाई कर रहा है वहां पे ब्लैक डॉट से मार्क कर दिया। जैसे ए कॉमा 1 बिलोंग कर रहा था तो उससे ब्लैक डॉट लगा दिया, ए कॉमा 2 बिलोंग नहीं कर रहा था तो 0 हो गया तो ब्लैक डॉट नहीं लगाया, बस सिंपल सा है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये मैट्रिक्स सिस्टम है, पूछ सकते हैं तो याद रख लेना। अगला मैपिंग। मैपिंग कुछ नहीं है, मैपिंग इन द सेंस जैसे देखो ए 1 के साथ है और किसी के साथ नहीं है, तो ए और 1 के बीच में एक एरो बना दो। बी देखो किस किस के साथ है, बी 2 और बी 3 के साथ है, तो बी 2 के साथ बी 3 के साथ, तो ये मैपिंग वाला सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ओके। कार्डिनैलिटी की बात की जाए तो कार्डिनैलिटी पता ही है तुम्हें, 2 की बार एम क्रॉस एन होती है, ये तो पता ही है, नॉर्मली हमने सब में पढ़ा है। हम्म। रिलेशनशिप क्या होगा जिसमें सारे 0 हो जाएंगे, कंप्लीट रिलेशनशिप क्या हो जाएगा जिसमें सारे 1 हो जाएंगे। फिर यूनियन पता है तुम्हें, इंटरसेक्शन पता है, कॉम्प्लीमेंट पता है, कंटेनमेंट पता है, आइडेंटिटी पता है। कंटेनमेंट इन द सेंस सबसेट होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है। कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि हम दो बाइनरी कंपैटिबल रिलेशनशिप पे कॉम्पोजिशन लगाया जाता है। कंपैटिबल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, मान लो ए एक्स क्रॉस वाई से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये एक्स क्रॉस वाई तो समझ लो ना, दो सेट्स थे उनके वो है, हाँ। और बी तुम्हारा वाई क्रॉस जेड से बिलोंग कर रहा है। तो देखो ये वाई है, ये वाई है, इन द सेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं ना कि ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो मैं बोलूंगा कि दोनों कंपैटिबल है, तो इनका मैं ए ओ बी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं इनका बी ओ ए नहीं निकाल सकता ना, हाँ नहीं निकाल सकते क्योंकि जेड और ए हो जाएगा, जेड और एक्स हो जेड जाएगा और फिर। एक्स हो जाएगा। तो ये चीज देख लेना, कंपैटिबल रिलेशनशिप्स का ही तुम कंपोजिशन निकाल सकते हो, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या इनके कंपोजिशन पॉसिबल है, तो तुम बोल सकते हो। अब कंपोजिशन ठीक है। कैसे निकाले, जैसे मान लो कि ए और बी ये दे दिया तुम्हें, ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे इन्होंने नॉर्मल बना दिया, पहले रिलेशनशिप थे, ये तो तुम्हें समझ आ गया ना कैसे बनाया होगा, ए के लिए समझ आया हाँ कैसे बनाया, फिर बी के लिए भी समझ आ गया। अब देखो ऐसा कौन सा एरो है जो लास्ट तक जा रहा है, A1 B1 C1 जा रहा है, तो A1 C1 बिलोंग करेगा। फिर ये पूरा ऐसे जा रहा है तो A1 C3 बिलोंग करेगा। फिर ये वाला एरो जा रहा है पूरा, तो A2 C3 भी बिलोंग करेगा उसके अंदर, और कोई भी एरो नहीं जा रहा, देखो समझो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बात समझ आई। हाँ हम्म, मेरे को हाँ आवाज हाँ क्यों नहीं आ रही। हाँ, जो अच्छा, किसी ने किक कर दिया शायद। अच्छा ठीक है, मैं रुक जा, मैं अपनी वॉल्यूम बढ़ा लूँ, मेरे को तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अब ये हो गया, तो ये समझ आ गया कि कंपोजिशन कैसे निकाला जाता है, या तो तुम ऐसे लिख लो या क्या करो मैट्रिक्स की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दो, और उधर से भी निकाल सकते हो, मर्जी होती है तुम्हारी। देखो जहाँ पे जैसे A1 B1, फिर यार तुम्हें बहुत बड़ा करना पड़ता है, इससे अच्छा है तुम इसको, अगर तुम्हारे पास क्रिस्प रिलेशंस हो ना तो तुम डायरेक्टली इधर से करके इधर लिखोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ये करके तुम्हें क्या करना पड़ेगा, A1 B1, फिर B1 C1 देखना पड़ेगा, वो 1 है तो तुम वहां पे 1 लगाओगे, वरना 1 नहीं लगाओगे। जैसे A1 B2 है, फिर B2 C1 देखो, ये 0 हो गया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये तुम्हें नहीं समझ आएगा, बस मैं बता रहा हूँ कि ऐसे भी किया जाता है इस चीज को, लेकिन छोड़ दो, वैसे ऊपर वाला बहुत आ सिंपल है। गया, समझ में आ गया।
अब कंपोजिशन भी दो तरह के होते हैं, एक मैक्स मिन होता है, एक मैक्स प्रोडक्ट होता है। अब देखो नाम से ही समझना चाहिए तुम्हें, बाहर मैक्स होगा, ये मैक्स का साइन होता है, अंदर मिन होगा, ये मिन का साइन होता है। और मैक्स प्रोडक्ट में बाहर मैक्स है, अंदर प्रोडक्ट है। इनका भी ये इधर कोई काम का नहीं है। जिस सेट में तुम्हें ये चीज आनी चाहिए निकालना, वो मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं बताया इनके बारे में। फजी रिलेशनशिप्स मैंने बताई दिया। अगर तुम्हारे उसके अंदर मेंबरशिप फंक्शंस को भी कंसिडर करोगे तो वो कौन से बन जाएंगे, फजी रिलेशनशिप्स बन कंसिडर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने इतना बता दिया है तुम्हें। हाँ, गिवन है यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स दे रखा है। यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इन द सेंस डोमेन तुम्हारा यू है 1 2 3, रिलेशन आर एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाई। तो इसके लिए तुम्हें रिलेशनशिप आर डिफाइन करनी है। तो देखो वन के लिए बात करें, देखो दो एलिमेंट लोगे, जब तुम मल्टीप्लीकेशन करोगे यू को यू से ही मल्टीप्लाई करोगे, है ना। कैसे निकालोगे इसकी रिलेशन, यू को यू से मल्टीप्लाई करके, है ना, हाँ। है ना। हाँ, तो देखो क्या क्या एलिमेंट बन सकते हैं, 1 1 बन सकता है, 2 2 बन सकता है, 3 3 बन सकता है, 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितने एलिमेंट्स आएंगे, वही सारे इन्होंने लिख दिए, 9 एलिमेंट्स आएंगे ना, 9 एलिमेंट्स लिख दिए। अब देखो 1,1 एकदम इक्वल है, तो इनका मेंबरशिप वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 2,2 एकदम इक्वल है, वैल्यू कितनी आएगी, 3,3 वैल्यू कितनी आएगी, 1। 1,2 इक्वल नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा पास है एज कम्पेयर टू बाकी। अगर वैल्यू सोचो तो 0.8। अभी नहीं समझ आएगा, बस इन्होंने दे रखा है, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ, ये चीज दे रखी है इन्होंने, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इन्होंने दे रखा है। तो मैं बस बता रहा हूँ ये मतलब क्या हो रहा है। नीचे तुम्हारे एलिमेंट्स लिखे हैं, ऊपर तुम्हारे मेंबरशिप वैल्यू लिखी है। तुम्हें क्वेश्चन देते तुम्हें नहीं समझ आ रहा क्या मेंबरशिप वैल्यू, तो सिंपल देख सकते हो यार, 0.8 0.3 क्या होगा तुम्हारी मेंबरशिप वैल्यू होंगी, कुछ सिंपल। वैल्यू होंगी। अब क्वेश्चन क्या है इनका, क्वेश्चन क्वेश्चन है क्या वो है, डायग्राम बनाने के लिए, एक मैट्रिक्स कहाँ बनाने लिखा के है, लिए। कहाँ नेक्स्ट में लिखा है है, ना, नहीं लिखा, कहीं अच्छा नहीं आंसर लिखा, में लिखा। क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। चलो इन्होंने बस मैट्रिक्स फॉर्मेट, इन्होंने रिलेशन बता दिया यार। देखो अगर तुम रिलेशन, अगर तुम मेंबरशिप फंक्शन का रिलेशन लिखने की कोशिश करोगे, अगर एक्स और वाई दोनों इक्वल है तो वैल्यू कितनी है, 1 है। एक्स और वाई के बीच में डिफरेंस 1 का है तो वैल्यू कितनी है, 0.8 है। एक्स और वाई के बीच में डिफरेंस 2 का है तो वैल्यू कितनी है, 0.3 है। तो वही लिखा है इन्होंने। ठीक है, आगे से। बहुत चीज हो रही है। ठीक है, ये मैट्रिक्स बना लोगे तुमने, तो मैंने सिखाई दिया तुम्हें। ठीक है, ऑपरेशंस, इंटरसेक्शन, यूनियन, प्रोजेक्शन, सिलेंड्रिकल, बकवास। ठीक है, इंटरसेक्शन की बात करोगे तो क्या निकालोगे, मिनिमम निकालोगे किसका, मेंबरशिप फंक्शंस का। ये चीज याद कर लेना। जैसे देखो आर और एस है, वैसे यूनियन के लिए दे रखा है, चलो यूनियन के लिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर और एस है, इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो यूनियन में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, नॉर्मली सोचोगे तुम। तो 0.3 और 0.5 मैक्सिमम क्या है, 0.4। 0.2 और 0 मैक्सिमम क्या है, 0.2। 0.1 और 0.1 मैक्सिमम क्या है, 0.1। तो ऐसे इसको क्या कर दिया है, फिल कर दिया है। अब देखो क्या होता है ना कि तुम अपने हिसाब से ऑपरेटर्स यूज करते हो। कोई मैक्सिमम के लिए डायरेक्टली मैक्सिमम वाला ऑपरेटर यूज करता है, कोई यूनियन के लिए एस नॉर्म वाला ऑपरेटर यूज करता है। तो एस नॉर्म वाला जब ऑपरेटर होता है ना, वो होता है ए प्लस बी माइनस ए डॉट बी। तो कुछ नहीं करना, ए बी ये रहा, तो ए प्लस बी माइनस ए डॉट बी, ये वैल्यू आ जाएगी 0.58। ये समझ आई कैसे आई, हम्म। मैं तेज तो नहीं जा रहा ना, नहीं नहीं नहीं। बाकी लोग, चलो बाकी तो बोलते भी नहीं ऐसे, चलो ठीक है। ठीक है, तो एस नॉर्म कभी यूज किया जा सकता है यूनियन के लिए, याद रखना एस नॉर्म यूज ही यूनियन के लिए किया जाता है। एक और होता है टी नॉर्म जो कि इंटरसेक्शन के लिए यूज कर ले, टी नॉर्म यूज कर ले, कुछ भी यूज किया जाता है, अच्छा, वो ओके ओके। अपने मर्जी होती है। जैसे यूनियन के लिए तू या तो मैक्सिमम का यूज कर ले, या तू एस नॉर्म का फंक्शन यूज कर ले, वो मर्जी है तेरी, उसमें कुछ फिक्स नहीं बट होता। वैल्यूज अलग आती है ना थोड़ी सी। हाँ, वैल्यूज अलग होती हैं, लेकिन बोला जाता है कि हम्म। एस नॉर्म इज बेटर देन द मैक्स फंक्शन। देख, दिस ऑपरेशन इज मोर ऑप्टिमिस्टिक देन द मैक्स फंक्शन। समझ आया, ओके। तो एस नॉर्म ज्यादा अच्छा माना जाता है बल्कि मैक्स से। ठीक है। और आर नॉर्म क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई जो हमने एस नॉर्म की वैल्यू याद की, तो उसको बस तो तुमने सिंपल से हम्म। ये चीज याद कर लेना। तो ये याद रखना कि एस नॉर्म ऑपरेटर कौन सा है, टी नॉर्म ऑपरेटर कहाँ से, और कहाँ पे यूज किया जा सकता है। और ऑब्वियसली टी नॉर्म इज मच बेटर देन द मिनिमम ऑपरेशन। हाँ। इसको जब तुम्हें वन डायमेंशन में लेके आना होता है ना, तो प्रोजेक्शन का यूज किया जाता है। देखिए इतना मैंने तुम्हें समझा दिया है। फर्जी कंपोजिशन इंपॉर्टेंट, कंपोजिशन कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, जहाँ पे वो दोनों रिलेशन, दोनों सेट्स कैसे होने चाहिए,
कौन सा कंपैटिबल। क्या बोल गया तू? अभी एक और बोलियो। कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं ना हम, अभी हमने कॉम्पोजिशन के लिए पढ़ा था। कॉम्पोजिशन कहाँ अप्लाई किया जाता है? जहाँ पे दोनों सेट्स कैसे होने चाहिए आपस में? वो एक्स वाई वाई जेड होता है जो। कंपैटिबल वर्ड बोल दिया फिर भी नहीं याद होता क्या तुम लोगों हाँ को? कंपैटिबल कंपैटिबल। बोलते थे, मैं कब कह रहा हूँ तेरे ठीक है। तो वो कंबाइन, अब ये क्या फजी कंपोजिशन है तो किस पे काम करेगा? फजी रिलेशनशिप्स के ऊपर काम करेगा। देखे ठीक थे है। दो होते हैं, एक मैक्स मीन होता है, मैक्स प्रोडक्ट होता है। उसमें वो कोई काम का नहीं है, लेकिन इसमें काम का होता है बहुत ज्यादा। बस नॉर्मल सा है, अंदर मिनिमम लिखना है, बाहर मैक्सिमम लिखना है बस। और ये कैसे लिखा हुआ है? पहले एक्स वाई लिखा है, फिर वाई जेड लिखा हुआ है बस। ये दो का मेंबरशिप फंक्शन है, उनका मिनिमम क्या है, फिर उसका मैक्सिमम क्या है, वो तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा। और आउटपुट किसका आएगा? एक्स एक्स एंड जेड। जेड का ठीक कंपोजिशन। है। वैसे ही अगर तुम तो इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी बात करें मैक्स प्रोडक्ट की, मैक्स प्रोडक्ट में क्या होगा? अंदर प्रोडक्ट करोगे, बाहर उसकी वैल्यू लिखोगे, किसके लिए लिखा जा रहा है। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है ये तुम्हें मेंबरशिप वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है इस एलिमेंट की, एक्स कॉमा जेड की। समझो इस चीज को? आ गया समझ में। ठीक है। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है कि कैसे निकाला कैसे जाता है। कि जैसे मान लो दो मेरे पास रिलेशनशिप्स हैं, R1 और R2। ये दोनों फजी सेट्स हैं, फजी रिलेशंस है। इनका मिल क्या निकालना है? मैक्सिमम कंपोजिशन निकालना है। तो सबसे पहले तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि ये कंपैटिबल है कि नहीं। तो एक्स क्रॉस वाई, वाई क्रॉस जेड मतलब कंपैटिबल है, मतलब निकल सकते हैं हम। तो कुछ नहीं करना तुम्हें। नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है ना? हम्म। मैं बता भी रहा हूँ किस डायरेक्शन में होती है। इस डायरेक्शन में चलती है, ये इस फिर डायरेक्शन में कॉलम चलती है। में चलते ठीक है। हैं, हाँ। अब हमें क्या निकालना है? मैक्स मिन। तो मैक्स को थोड़ी देर के लिए हम बाहर रखते हैं, मिन करते जाए। देखो पहले पॉइंट वन और पॉइंट वन, क्या मिनिमम क्या होगा? पॉइंट वन। पॉइंट वन। फिर अगला पॉइंट टू और पॉइंट टू, मिनिमम पॉइंट टू। पॉइंट टू। अगला पॉइंट थ्री, पॉइंट फाइव, पॉइंट थ्री मिनिमम। पॉइंट थ्री। पॉइंट फाइव, पॉइंट फाइव, पॉइंट सेवन, पॉइंट फाइव। पॉइंट फाइव। पॉइंट फाइव मिनिमम। ठीक है। हाँ। अब बाहर कौन सा रखा था? मैक्स, क्योंकि बाहर क्या नाम है? मैक्स। तो ये जो चार वैल्यूज है इनमें से मैक्स क्या है? पॉइंट फाइव। पॉइंट फाइव, जो भी मेरे पॉइंट को याद है। तो सेवन। पॉइंट सेवन। देखो, तो यहाँ, पॉइंट। अरे पॉइंट अच्छा ये तो फाइव अलग है। ही है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, इनमें से। नशे तो में वैल्यू है। क्या आ गई यहाँ पे? पॉइंट फाइव आ गई। हाँ, आ गई पॉइंट फाइव। तो समझ आ गई कैसे? पूरे कॉलम में चलो, इसमें पूरे, सॉरी इसमें पूरे रो में चलो, इसमें कॉलम। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाहर वाले ऑपरेटर को थोड़ी देर छोड़ दो, मिनिमम करते जाओ। पॉइंट वन का मिनिमम, पॉइंट टू का मिनिमम, पॉइंट थ्री, पॉइंट फाइव का मिनिमम, पॉइंट फाइव, पॉइंट सेवन का मिनिमम। फिर बाहर वाले ऑपरेटर को लो कि जो चार वैल्यूज है इनमें से जो है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तुम समझ आ आ गया गए? समझ, वैसे बिल्कुल तुम बिल्कुल। मैक्स प्रोडक्ट के लिए कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं। बस पहले प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर करना है, देंगे। पॉइंट वन को मल्टीप्लाई, पॉइंट टू को, पॉइंट थ्री, पॉइंट फाइव को, पॉइंट फाइव, पॉइंट सेवन को, और उसमें से मैक्स ले लेना है। जो भी मैक्सिमम ले आंसर आएगा लेंगे। वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा पॉइंट थ्री फाइव, जो कि पॉइंट फाइव और पॉइंट सेवन का मल्टीप्लीकेशन है। हम्म। ठीक है। तो मैंने, चलो तो तुम्हें इतना समझ आ गया, आगे तुम कुछ भी कर सकते हो। जैसे ये इसके लिए कर दिया, इसके लिए भी तुम इजीली निकाल सकते हो। ठीक है। मैक्स मिनिमम। तो दो तरह के कॉम्पोजिशंस होते हैं। फजी टू क्रिस्प कन्वर्जन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अभी हम जो फजी सेट्स है, मतलब फजी अगर मैं कुछ भी लिखूंगा, इसका आउटपुट भी कैसा आएगा? फजी में आएगा ना आउटपुट। हाँ ये बोलेगा कि इस रेंज के अंदर मेरा आउटपुट हो सकता है, इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। लेकिन क्या रियल लाइफ में जो वैल्यू होगी वो तो कभी भी अप्रोक्सीमेट नहीं होगी ना। आंसर जो आएगा वो तो एग्जैक्ट आना चाहिए ना मेरे पास। बिल्कुल। तो वो कौन करेगा? उसको कहा जाता है डीफजिफिकेशन। डीफजिफिकेशन का काम होता है फजी सेट को क्रिस्प सेट में कन्वर्ट करना। ठीक है। फजी वैल्यू को क्रिस्प वैल्यू में कन्वर्ट करना, वो कौन करता है? डीफजिफिकेशन कहता है। ठीक है। वो थोड़ी देर के लिए अभी इन्होंने हटा दिया है, अभी बाद में आएगा कैसे किया जाता है। अब देखते हैं मेंबरशिप फंक्शंस की बात की जाती है। बाकी समझ आ रहा है ना? कि जल्दी तो नहीं जा रहा? किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोल देना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कोई? नहीं हो रहे भाई। जल्दी जल्दी बोलता हूँ, मेरे को पता है क्योंकि सिंपल टॉपिक है। तो इसलिए अगर तुम्हें किसी को भी कंफ्यूजन हो रही हो तो बता देना मेरे को। मालस्कर बोल देना, फिर बाद में मत बोलते रहना कि नहीं आया समझ। बहुत लोग बोलते हैं ऐसा कि नहीं समझ आता, लेकिन चलो ठीक है। फिर अगली बात यह है मेंबरशिप फंक्शंस की। मेंबरशिप फंक्शंस याद है? स्टार्टिंग में ही आया था। दो, हर हाँ। जो एलिमेंट्स होते हैं फजी सेट्स दो पार्ट्स में होते हैं, पेयर्स की फॉर्मेट में होता है। पहला एलिमेंट होता है, दूसरा क्या होता है? मेंबरशिप फंक्शन होता है। मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यू क्या आती है? 0 से 1 के बीच में वन के बिलोंग बीच में। करता है। इसको मेंबरशिप ग्रेड भी कहा जाता है उस चीज को। ठीक है। ठीक है। तो एम एफ भी लिखते हैं कोई, तो एम एफ से कंफ्यूज मत होना। तो ये सारे हमारे पास
अलग अलग मेंबरशिप फंक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कौन कौन से टाइप ऑफ, विच आर ऑप्शन दे देंगे, बोल देंगे विच आर द टाइप ऑफ मेंबरशिप फंक्शंस। ये मैंने लिखा है एमसीक्यू, तो ये सुन लेना इस चीज का। ठीक है, सबसे पहले इंक्रीजिंग एमएफ, इंक्रीजिंग एमएफ कुछ नहीं करना है तुम्हें, एक वैल्यू तक जाना है, उसमें 0 रखना है, फिर इंक्रीज करना है किसी पर्टिकुलर बी तक, और फिर कांस्टेंट रखना है 1 तक। इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, सिंपल सा ऐसे डायग्राम याद रखना। इंक्रीजिंग हर बार इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग में क्या है, डिक्रीज करना है तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। ये फिगर समझ आ रही है? आ गया। ट्रायंगुलर में क्या होगा, ऐसा दिखेगा, ट्रेपेजॉइडल में कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ये फिगर्स याद रखना, ठीक है। अब लिखा कैसे जाता है ये फंक्शन, ये वैल्यूज कैसे लिखी गई है, देखो x लेस देन a है तो वैल्यू कितनी है, 0, 0 और x ग्रेटर देन b है तो वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, इतना आ गया। अब a से b के बीच में बात करते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट रखता हूँ मैं x वाला, अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, बड़ी वाली वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू, और डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस। हाँ यही करता हूँ ना नॉर्मली, यस, ये x यही माइनस लिखा x। हुआ है, यही लिखा हुआ है, समझ आए? मान लो बिल्कुल। कोई x रखा है मैंने यहाँ पे, उसको बड़ी वाली वैल्यू मैंने छोटी वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय b माइनस a। अब इसके लिए बात करते हैं, मैं x यहाँ रखूंगा तो बड़ी वाली वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू होगा डिवाइडेड बाय b माइनस a, तो b माइनस x डिवाइडेड बाय b माइनस a। ये चीज समझ आई? बोलना रितेश, हाँ, तो अटक गया क्या? तो तभी। ठीक है, तो वैसे अब देखो, इसके लिए करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, इसके लिए बोलोगे तो क्या आएगा, c माइनस एक्स अपॉन सी माइनस मैं बी। क्या है रितेश, तेरा नेट ही गंदा है। चल थोड़ा सीन चलो, अभी ठीक हो जाएगा फिर मैं। नमन गया, तो तुम्हारी नहीं। कोई और बोलो भाई, इसकी बहुत गंदी आवाज आ रही है, मुझे पसंद नहीं है गंदी सी आवाज है इसकी। तो इसको किक आउट करो, चुप हो रितेश। नरेंद्र तू बोल। हेलो 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 हेलो, मैं चला गया हूँ क्या? हाँ आ रही है तेरी आवाज। हाँ तो तू बोलना, माइक क्यों म्यूट कर रहा है, मुक्का मारूंगा म्यूट किया तूने तो। अरे मेरे में बैकग्राउंड से आवाज तो नहीं आ रही ना तेरे? नहीं तेरे में नहीं आ रही, रितेश तू अपना म्यूट कर। हाँ ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देख, हाँ इसको पाई फंक्शन भी कहा जाता है, इसको ट्रायंगल भी कहा जाता है, समझ गए, इसको एल फंक्शन कहा जाता है, और ऊपर वाले को टी फंक्शन भी कहा जाता है, तो नाम से भी याद रखना है इस चीज को, ठीक है। हाँ अगर मैं इसमें अगर बी और सी की वैल्यू को 0 इक्वल कर दूंगा तो ये किसकी तरह दिखने लगेगा, ट्राइंगल। हाँ हाँ ठीक है, ट्रायंगल की तरह, जो भी बोला उसको बोल दो, बोलते रहे, ठीक है। तो अब ये जो थे ये सारे कंटिन्यूअस थे, मतलब इन द सेंस कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा था, तो अब जो आ रहे हैं ना उनको स्मूथ और नॉन लीनियर एमएक्स कहा जाता है। नॉन लीनियर इन द सेंस ये देखो, ये लीनियर है सारे, समझो, लीनियर लीनियर इक्वेशंस को फॉलो कर रहे हैं, अभी नॉन लीनियर इक्वेशंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गॉसियन, गॉसियन में तुम्हें याद है गॉसियन कहाँ पे आया था, इस वाले में एमएल में या था पहले वो। की बात में? क्या वाले वो तो से, इसमें एमएल में था। कहाँ पे? वो डिस्ट्रीब्यूशन था, 3 मल्टीनोमियल वो सब। क्यों यूज करता था गॉसियन फंक्शन में, गॉसियन यूनिक फंक्शन कंटिन्यूअस वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस, होता था क्वेश्चन। हाँ जहाँ पे भी कभी भी कंटिन्यूअस वैल्यूज के लिए मेरे को काम करना होगा उसके लिए गॉसियन फंक्शन का यूज किया जाता था। तो अभी देखो हम नॉन लीनियर की बात कर रहे थे, तो गॉसियन कैसा होगा, नॉन लीनियर ही होगा हमेशा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। उसका फंक्शन याद रख लेना, ऐसा होता है e बार माइनस 1/2 x माइनस सी अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रख लेना, मेरे को याद है, ठीक है। देखो एक कंटिन्यूअस सी वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है। तो ये चीज हो गया, और सिग्मा और म्यू तुम्हें पता ही है, मैंने उस टाइम भी बताया था, सिग्मा तुम्हारा वो मीन हो, सॉरी म्यू तुम्हारा मीन हो गया, सिग्मा तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाता है, ठीक है। जनरलाइज वेल एमएफ और कॉशी एमएफ, इसका ऐसा फॉर्मूला दिखता है और ये ऐसा दिखता है। इन दोनों में डिफरेंस अगर तुम देखोगे ना तो इसमें ऐसा होता है, थोड़ा सा स्ट्रेट होता है ऊपर से, तो ये दोनों डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। और फिर उसके बाद एसिमेट्रिक, हाँ सिग्मोइड वाला, ये सिग्मोइड वाला होता है, इसका फॉर्मूला ये चीज होता है, अगर तुम्हें याद रह जाए, ठीक है। बस नाम याद रखना कौन कौन से होते हैं, ठीक है।
फीचर्स इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक ग्राफ दे देंगे, बोल देंगे क्या है ये, ठीक है। अगर मैं बात करें सबसे पहले किसकी बात करें, सपोर्ट की बात की जाए, तो ऐसे सारे वैल्यूज जिनके लिए मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है उनको क्या कहा जाता है, सपोर्ट कहा जाता है। सपोर्ट एक सेट होता है ऑफ ऑल द पॉइंट्स सच दैट उनकी जो मेंबरशिप वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। कोर और न्यूक्लियस जिसके लिए मेंबरशिप की वैल्यू 1 है उसको बोला जाता है कोर या न्यूक्लियस, ठीक है। नॉर्मेलिटी, अगर तुम्हारा कोर नॉन एम्प्टी है, मतलब उसमें एक भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए म्यू ए इक्वल टू 1 है, तो उसको उस कर्व को कहा जाता है नॉर्मल कहा जाता है, या उस फजी सेट को नॉर्मल कह देते हैं। क्रॉसओवर, क्रॉसओवर जहां 0.5 जिस भी क्या बोलते हैं, जिस भी ऐसे पॉइंट जिनका म्यू ए इक्वल टू 0.5 है उसको क्रॉसओवर पॉइंट्स कहा जाता है। फजी सिंगलटन, ऐसा सेट जिसमें सारी वैल्यूज हैं उनका म्यू ए इक्वल टू 1 है, समझ रहे हो, और उसका सॉरी एक ही वैल्यू है जिसकी म्यू ए इक्वल टू 1 है, उसको फजी सिंगलटन कहा जाता है, ठीक है। इन द सेंस सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एक होने चाहिए और उसका मेंबरशिप वैल्यू जो होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, तो उसको बोला जाता है फजी सिंगलटन। सिंगलटन से याद रख लेना कि एक है, और याद रख लेना नॉर्मल होना चाहिए वो भी, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ दे देंगे, तुम्हें बोल देंगे क्या क्या चीजें, तो देखो यहाँ से वैल्यू ग्रेटर देन 0 स्टार्ट हो रही है, यहाँ से वैल्यू ग्रेटर देन 0 खत्म हो रही है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट जो जिनकी मेंबरशिप वैल्यू ग्रेटर देन 0 वो क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। क्रॉस ओवर पॉइंट जिनकी वैल्यू 0.5 से इक्वल है उनको बोल देंगे क्रॉस ओवर पॉइंट। कोर क्या हो जाएगा, जिनकी वैल्यू क्या है 1 है उसको क्या कह देंगे, कोर कह देंगे या न्यूक्लियस कह देंगे, ठीक है। अल्फा कट, अल्फा कट क्या है, कुछ नहीं, एक ऐसा कट मार रहे हो तुम जो कि किसी एक पॉइंट से ज्यादा है। ये पॉइंट मान लो, इस पॉइंट को तुमने जो कट मारा है, मैंने सॉरी मैंने लाइन दो मार दी, इसको बोल दोगे तुम अल्फा। तो ऐसे मेंबरशिप, ऐसे सारे पॉइंट्स जिनका अल्फा से ज्यादा है या इक्वल है उसको बोला जाता है अल्फा कट। वो एक सेट देगा मेरे को, ऐसे एलिमेंट्स जिनका सबका जो मेंबरशिप फंक्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा है उसको बोला जाता है अल्फा कट। स्ट्रॉन्ग अल्फा कट, उसमें इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं आएगी, बस ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। इतना समझ आया? हाँ तो अगली बात कर जाए, ठीक है। हाँ तो देख लो, अगर अल्फा अगर 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। हाँ नॉर्मली सोचो, क्योंकि हम सारे ऐसे पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं जिनका म्यू ए ग्रेटर देन 0 है, तो जो अगर म्यू ए ग्रेटर देन 0 होता है तो उसको क्या बोला जाता है, मैं सपोर्ट। सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। और अगर अल्फा इक्वल टू 1 है तो ऐसे सारे पॉइंट जिनका म्यू ए ग्रेटर देन 1 है, इन द सेंस म्यू ए इक्वल टू 1 है, तो उसको क्या कह दूंगा, कोर कह दूंगा, ठीक है। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स वो मेंबरशिप फंक्शंस होते हैं जिनका ग्राफ या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, पूरा इंक्रीज हो, या पूरा डिक्रीज करे, या फिर इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे, या फिर डिक्रीज करे और इंक्रीज करे। चार चीजें सोचो, ठीक है। पहली चीज क्या है तुम्हारी, कि वो सिर्फ इंक्रीजिंग है, पूरा पूरा इंक्रीजिंग है, कहीं डिक्रीज नहीं कर रहा, या फिर पूरा डिक्रीज कर रहा है, या फिर पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, या फिर पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है। तो ये चार जो कंडीशंस हैं, अगर ऐसे में तुम्हारा अगर मेंबरशिप फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, कन्वेक्स मेंबरशिप फंक्शन कहा जाता है। अगर देखो ये वाली कंडीशन देखो, पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, ये किसी में भी लाई नहीं करेगी, तो इसको नहीं बोलेंगे कॉन्वेक्स, इसलिए इसको क्या लिखा हुआ है, नॉन कॉन्वेक्स लिखा हुआ है। समझ आया? हाँ हाँ जल्दी तो नहीं जा रहा ना? नहीं जा रहा भाई, सही बढ़ा रहा है। ठीक है, आ गया तू? मैं आ ही चलो गया था, ये किक कर देता है बार बार जबरदस्ती मुझे। ठीक है। अब फजी नंबर्स की बात की जाए तो फजी नंबर क्या है, एक फजी सेट है जो सेटिस्फाई करे कंडीशन, हाँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, नॉर्मलिटी और कन्वेक्सिटी की, तो उसको बोला जाता है फजी नंबर्स कहा जाता है। बकवास चीज है, ऊपर वाले इंपॉर्टेंट है, ये बाकी बकवास है। बैंडविड्थ कुछ नहीं, दो क्रॉसओवर पॉइंट्स है तुम्हारे पास, x2 और x1 दोनों क्रॉसओवर पॉइंट है, मतलब इन द सेंस उनकी मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0.5 है, तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको विड्थ कह देंगे, ठीक है। सिमेट्री, सिमेट्रिकल तुम्हें पता है ना, ग्राफ्स को सिमेट्रिकल कब कहा जाता था? अरे तुम्हें कुछ याद नहीं है भाई, क्या करते हो, ठीक है। अगर उसमें अरे प्लस, कोई वो होगा ना, एक लाइन खींच देंगे हाँ जिसके कारण फिर अगर सिमेट्रिक हो प्लस जाए। एक्स और माइनस एक्स भी रखूं तो दोनों सेम जगह से जाए, मतलब इन द सेंस सी, जो तुम्हारा जो लाइन तो बोल रहे हो, अगर उसको सी बोल दूं तो सी प्लस एक्स और सी माइनस एक्स दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो समझो, जैसे देखो ये ग्राफ है, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स है, ये वाला ग्राफ तो हमने पढ़ा था आईसीएस में, हाँ 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 आईसीएस इसके में। और सिमेट्रिक था, ये एक्स ये एक्सिस। एक्स एक्सिस के अराउंड था।
एक्स एक्सिस मैंने कुछ ज्यादा बना दिया, ठीक है। अरे क्या चला गया, एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक था। एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक क्यों बोल रहा था मैं इसको, कि अगर मैं इसमें प्लस एक्स अगर मैं रखूंगा तो प्लस एक्स पे भी ये क्या वैल्यू देगा, सेम देगा। और अगर मैं माइनस एक्स पे रखूंगा तो माइनस एक्स पे भी क्या देगा, सेम देगा। नॉर्मली सोचो। प्लस वाई और माइनस वाई पे सेम वैल्यू देगा। हाँ सॉरी, प्लस वाई और माइनस वाई पे, इन द सेंस 3 पे अगर ये वैल्यू है तो -3 पे भी इसकी क्या होगी, ये सेम होगी। हाँ तो इसका जो तू लाइन की बात कर रहा था वो लाइन कौन सी हो जाएगी, x इक्वल एक्स एक्सिस। टू 0, c इक्वल टू 0 हो जाएगी ना। तो वो देखो यहाँ पे इक्वेशन अगर 0 डाल दूंगा तो म्यू ए ऑफ x और म्यू ए ऑफ माइनस एक्स दोनों वैल्यू कैसी आ रही है, 0 आ रही है। तो ये मतलब समझ आया, आ गया। पता नहीं समझ आया, वो अरे बोलते भी आ नहीं तो हो। गया, वही तो है, प्लस एक्स माइनस समझा रहा है जो तू। बाकियों को समझ आया वो बता देना, चलो इनको तो समझ आ गया, ठीक है। ओपन लेफ्ट, ओपन राइट और क्लोज एम एफ, सिंपल सी चीज है। लेफ्ट की तरफ ओपन है, देखो लेफ्ट की तरफ ओपन है तो ओपन लेफ्ट हो गया, राइट की तरफ ओपन है तो ओपन राइट हो गया, और दोनों तरफ क्लोज है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोज, ठीक है। ओपन लेफ्ट है तो अब देखो इसको एज की तरह सोचो, एज की तरह, तो एज की तरह सोचोगे तो ये यंग लोग हो जाएंगे। अगर इसको एज की तरह सोचोगे तो ओल्ड लोग हो जाएंगे, और ये बीच वाले होंगे तो मिडिल एज हो जाएंगे। तो इनको ऐसा भी बोला जाता है नाम, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो तुम। या हम ठीक ऐसे है, भी कह सकते हैं ना कि जो लेफ्ट ओपन होते हैं उनका सपोर्ट 1 से स्टार्ट होता है, 0 पे खत्म होता है। ठीक है भाई, वैसे याद कर ले, मेरे को तो ऐसे याद है कि इस साइड खुला होगा तो मैं ऊपर से स्टार्ट करूंगा, नीचे हाँ, डालूंगा। ठीक है। मैं सिंपल से ऐसे याद करूंगा जैसे तुम्हें याद है ना, जैसे याद आ जाए। अब ओके। देखो इसकी इक्वेशंस लिखूंगा, तो अगर मैं पीछे की तरफ जाऊं, मतलब इन द सेंस माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाऊं, तो वैल्यू कितनी जा रही है इसकी, 1। क्योंकि देखो ना 1 माइनस इन्फिनिटी पीछे, और प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा तो वैल्यू कितनी जा रही है, 0। 0 0 समझ आ गया, तो ये वैल्यूज कैसे लिखी हुई है तो तुम्हें वैल्यूज समझ आ जाएंगी। और आ गई। इसमें जो वैल्यूज होंगी, चाहे प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाओ या माइनस इन्फिनिटी, दोनों वैल्यू क्या होंगी, 0। 0। 0 ठीक है। कार्डिनैलिटी तुम्हें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए किसी भी सेट में, वो कार्डिनैलिटी हो जाएगा। रिलेटिव बकवास। हाइट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो भी मेंबरशिप फंक्शन है तुम्हारे अंदर, मैक्सिमम डिग्री है उसको ही बोल जाएगा हाइट का जाएगा, ठीक है। अगर हाइट की वैल्यू 1 है तो उसको इन नॉर्मल बोल दूंगा, वरना सब नॉर्मल बोल दूंगा। ये चीज समझ आई। हाँ वही मतलब, हाँ हाँ क्या है, मेरे को लॉजिक ही नहीं है इसमें, तो मैं क्या ही समझ। अरे लॉजिक है ना भाई, कि अगर हाइट 1 है मतलब मैक्सिमम किसी की एक की डिग्री तो ऐसी होगी ना जिसकी वैल्यू 1 होगी, हाँ किसी की और तो उसको एक की क्या होगी। बोला जाता है, नॉर्मल बोलता था ना, यही तो इक्वेशन अच्छा पढ़ी थी हाँ मैंने। हाँ ठीक है, हाँ हाँ जो नॉर्मल वन। वाला, नॉर्मल का बर। मतलब कोई एक ऐसा लाइक है जिसकी म्यू इक्वल टू 1 है तो उसको बोल दूंगा नॉर्मल, नहीं तो उसको बोल दूंगा सब नॉर्मल। अब समझ आई ठीक। एक्सप्लेनेशन। आ गई आ गई आ गई। अगली देखते हैं, इन्फ्रेंस इन फजी लॉजिक। इन्फ्रेंस इन फजी लॉजिक की बात की जाए तो कैसे इन्फर करते हैं, मतलब इन द सेंस हमें कुछ इनपुट दे दिया, कुछ आउटपुट दे दिया, तो कैसे मैं काम करूंगा उसके ऊपर फजी लॉजिक को यूज करके, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी मेरे पास इनपुट होगा वो क्रिस्प इनपुट आता है, ऐसा सोच लो कि क्रिस्प इनपुट है। अब क्रिस्प इनपुट वो क्या करूंगा, मैं पहले फजीफाई करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर मेरे को फजी रूल को यूज करना है, तो पहले फजीफिकेशन इन्फ्रेंस यूनिट ये इस क्रिस्प इनपुट को फजी इनपुट के अंदर कन्वर्ट करेगा। फिर डिसीजन मेकिंग यूनिट है जो डिसीजन करेगा कि ये सारे मेरे पास रूल्स पड़े हुए हैं, इन रूल्स के अकॉर्डिंग कौन सा होगा। अभी तुम्हें नहीं समझ आ रहा होगा, मेरे को एक बार बोलने दो, ठीक है, बात करते हैं, बाद में फिर से अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग क्या करेगा, इनमें से एक रूल देखेगा कौन सा अच्छा लग रहा है मेरे को इस इनपुट के हिसाब से, और उसको उठाएगा, उस पर काम करेगा और आउटपुट दे देगा। ये आउटपुट तुम्हारा फजी होगा, फजी वाले को क्रिस्प वाले में कन्वर्ट करना है, कौन कन्वर्ट करेगा, डीफजिफिकेशन। अब फिर से समझाता हूं, देखो क्या होता है, ढंग से समझो कि अब इन सारे यूनिट्स के बारे में समझते हैं पहले, फिर देखते हैं बाद में। ये फजीफिकेशन इन्फ्लुएंस यूनिट काम क्या है इसका, क्रिस्प इनपुट को फजी इनपुट में कन्वर्ट करना, डिफजिफिकेशन फजी आउटपुट को क्रिस्प आउटपुट में कन्वर्ट करना, डिसीजन मेकिंग चलो बाद में देखते हैं, नॉलेज बेस, डेटाबेस। डेटाबेस हमारे पास सारी नॉलेज पड़ी होगी, सारी नॉलेज जो हमने आज तक सोची है, जो जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, वो सारा इसके अंदर पड़ा होगा। रूल्स, अब देखो रूल्स क्या है, देखो कि रूल्स वो होते हैं, जैसे मैंने अभी देखा था ना, x ग्रेटर देन 6 है ना, देखा था ना, वो एक रूल था हाँ मेरा, हाँ तो वही एक रूल हो गए। ऐसे मल्टीपल रूल्स हो सकते हैं, इन द सेंस मान लो कि मेरे पास 4 बंदों की नॉलेज है, 4 बंदों की नॉलेज है। पहला बंदा कहता है, मैं 2 बंदों की बात करूं अभी, पहला बंदा कहता है कि मेरे को लगता है कि अगर 6 फीट से ज्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट को क्या बोलूंगा मैं, वो बोलूंगा कि वो बंदा टॉल है। लेकिन एक और बंदा है, वो बोलेगा नहीं, मेरे को लग रहा है कि वो 5 फीट से ज्यादा होगा तो उसको मैं टॉल बोलूंगा। तो ये मेरे पास 2 डेटाबेस है। डेटाबेस समझ आ गया। अब रूल्स क्या होंगे, रूल्स
पहला रूल क्या हो जाएगा, इफ x ग्रेटर देन 6 तो टॉल, अगर x ग्रेटर देन 5 तो टॉल। तो दो रूल समझ आ गए। डिसीजन मेकिंग क्या कर रहा है, मान लो तुम्हारे पास इनपुट आ रहा है 5 नहीं 5 5.5 इनपुट आ रहा है, जो 5.5 इनपुट है, डिसीजन मेकिंग देखेगा हमारे पास ये रूल्स है, इसको मैं पहले किन किन रूल्स के साथ एस्टैब्लिश कर सकता हूँ, किन किन रूल के साथ एस्टैब्लिश करना, इन द सेंस समझो कि मान लो ये तो मैंने सिर्फ 2 बंदों की बात की, एक और बंदा है, तीसरा बंदा, वो बोल रहा है कि अगर मेरे पास अगर बंदा है वो 4 लीटर पानी पीता है तो वो अच्छा बंदा है, हेल्दी बंदा है, मान लो कुछ नॉलेज है वो, अब वो भी एक रूल बेस में तो पढ़ा ही होगा, ऐसा तो है नहीं कुछ ना कुछ हो, तो वो नॉलेज, वो सारी नॉलेज, कुछ भी नॉलेज हो सकती है रैंडम वगैरह वगैरह फालतू की, वो सारी नॉलेज इस डेटाबेस के अंदर पड़ी होगी। रूल्स क्या होंगी, मैंने रूल्स में समझा दिया कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। डिसीजन मेकिंग क्या करती है कि तुम्हें इनपुट दिया है कि 5 फीट इनपुट दिया, अब देखो कौन कौन से रूल इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, जैसे पहले 2 बंदे के रूल इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, लेकिन तीसरा वाला जो बंदा है उसका रूल इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये चीज समझ आई तुम्हें अभी तक? हाँ ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग का पहला काम क्या होता है, रूल्स के साथ एसोसिएट करना कि कौन कौन से रूल्स इसको एसोसिएट होंगे। फिर दूसरा काम होता है इसको मेंबरशिप वैल्यूज असाइन करना, इन द सेंस 5.5 आई, पहला वाला रूल क्या, अगर x ग्रेटर देन 6 है तो वो टॉल होगा, तो इसके लिए 5.5 के लिए वैल्यू कितनी होगी, 0.7 के आसपास वैल्यू होगी मेंबरशिप की। हाँ, और क्योंकि पास है। दूसरे वाले रूल के हिसाब से जो x ग्रेटर देन 5 है, उस रूल के हिसाब से इसकी मेंबरशिप की वैल्यू कितनी होगी, एक या कितनी एक के होगी पास रितेश? एक या एक के पास भाई म्यूट एक कर देता है के बार बार पास ये। होगी। बताओ कितनी होगी? एक बार दोबारा क्वेश्चन बोलियो। एक के पास होगी। हेलो। मैं मुक्का मार दूं? अरे क्या नरेंद्र, रुक जा, तू चुप हो जा। एक के पास हो सकती क्या है बोल रहे शायद। हैं? और कोई बाकी कोई बताओ मेरे को कितनी मेंबरशिप वैल्यू तू होगी? क्वेश्चन बोल, मैं बता देता हूँ आंसर। मैं सुना नहीं क्वेश्चन। तो चुप हो जा थोड़ी देर। क्या कर रहा था इतनी देर से जब मैं बोल रहा था? पागल हूँ यहाँ पे बोल रहा हूँ जब। कोई और बोलो, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ, पहले कोई और बोलो। कोई भी नहीं है क्या? किसके लिए पंगा आएगा जो 6 से कम होगा, जैसे इन द सेंस 5.999 की बात करता हूँ, उसके लिए वैल्यू 0.9 होगी। 5.8 के लिए बात करता हूँ तो उसके लिए वैल्यू 0.7 होगी। सिंपल सी बात है, लॉजिक भी नहीं है कुछ। कैसे एक के पास कैसे बोल रहे हैं नरेंद्र तू? बाकी तो चल छोड़, उनके तो मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन तू सोच इस चीज को, मैं तेरे को ही बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, एक एक मुझे लग रहा था एक बोल तो मैं तब भी ऐसे। लगने वाली बात ये है ना, ठीक है। लॉजिकली सोचना कि वो वैल्यू एकदम उसको फॉलो कर ही रहा है, स्ट्रांगली फॉलो कर रहा है ना, तो वैल्यू 1 होगी। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि x ग्रेटर देन 6 है और तेरे को वैल्यू दे दी 7, तो मेंबरशिप वैल्यू 1 होगी। कोई लॉजिक ही नहीं है इस चीज का सोचने का। ठीक है। ठीक ठीक है, बाकी तो गए गुजरे। ठीक है, अगली बात की जाए तो इसमें मैंने बता दिया डिसीजन मेकिंग का पहले काम होता है कि रूल्स को एस्टैब्लिश करना है, कौन कौन से रूल्स फॉलो कर रहा है वो। दूसरा होता है हर रूल के लिए जिसको फॉलो कर रहा है उसको एक मेंबरशिप वैल्यू असाइन करना है। तो देख लो आउटपुट भी कैसे आ रहा है, फजी आ रहा है ना, उसने 2 रूल्स दे दिए कि पहला इस रूल को फॉलो कर रहा है, दूसरा इस रूल को फॉलो कर रहा है। पहले के लिए वैल्यू कितनी है, इतनी है, दूसरे के लिए वैल्यू इतनी है। फिर उसका डिफजिफिकेशन है, इसको एक क्रिस्प वैल्यू क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। समझ आया नरेंद्र और रितेश? बाकी सुन, हाँ हाँ। इसमें बस ये हो रहा है ना, जो रूल्स फॉलो करेगा उसको ऐड करेगा डिसीजन मेकिंग में, और जो नहीं हम्म, फॉलो करेगा उनको ऐड नहीं करता। नहीं, बस उनको जिनको फॉलो करेगा उसके साथ एक मेंबरशिप वैल्यू असाइन कर देगा। हाँ ओके ओके भाई। ठीक है, ठीक जैसे है। कम ज्यादा कम होगा तो 0.7 या 0.8 ऐसे करके कुछ भी असाइन करेगा। कुछ भी हो किसी सकता है, भी मर्जी वैल्यू। होगी, बस ठीक है। काम है कि मेंबरशिप वैल्यू असाइन करना है, हाँ हाँ, बाकी समझ तो गया हूँ। ठीक है। यार ठीक है। क्या कर रहे हो? कुछ तो बोल दिया करो यार, क्वेश्चन ही सुन लिया करो, एटलीस्ट आंसर नहीं पता सुन भी रहे हो कि बस आए हो। ठीक है, जो भी करना है तुम्हें, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, मैंने ये समझा दिया कि इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, ये सारे रूल्स हैं। ये क्या करेगा, एग्रीगेशन एग्रीगेशन में तुम्हें समझा दिया क्या करेगा, डिफजिफायर का समझा दिया क्या होता है। और ये जो रूल्स होते हैं वो याद रखना इफ देन की फॉर्मेट में पड़े होते हैं, कि इफ x इज a1 देन b1 y इज b1। ये इफ देन की फॉर्मेट में पड़े होंगे, जो भी रूल्स होंगे वो इफ देन रूल्स की फॉर्मेट में पड़े होंगे और एंड से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, एंड से कब, ये वाले एंड से कनेक्टेड होंगे और सारे आपस में और से कनेक्टेड होंगे, बस ये चीज है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें इसके बारे में सब चीज समझा दी है, ये पूरा इंफरेंस यूनिट बता दी, डेटाबेस बता दिया, रूल्स को बता दिया, इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया, पूरी पूरी एक्चुअल जो सारा डोमेन है, जो हमें एक्चुअल जो हमारे पास नॉलेज है वो सब चीजें पड़ी होती है उसके अंदर पे। ठीक है, फजी इफ देन रूल्स। ठीक है,
अब ये बकवास चीज स्टार्ट हो गई है। मैंने ये बता तो, जैसे डीफजिफिकेशन यूनिट पे पहुंचे, हमने सारे जो रूल फॉलो कर रहे थे वो डीफजिफिकेशन रूल में पहुंचे लास्ट में इंटरफेस यूनिट, उसके हाँ बाद हाँ, बोला है कि क्रिस्प आउटपुट, तो वो कैसे आएगा? वो भी आएगा। डिफजिफिकेशन कैसे होती है वो सारी चीज अभी हैं, थोड़ी देर के बाद अच्छा आएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तभी वो फजी इफ देन रूल्स हैं। फजी इफ देन रूल्स को मैं देख लिया कि जिसके डेटाबेस में जो भी रूल्स पड़े होते हैं वो इफ देन की फॉर्मेट में पड़े होते हैं, तो उन रूल्स को फजी इफ देन रूल्स कहा जाता है। ठीक है, तो फजी इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस का मतलब भी तुम्हें पता है। इन्फ्रेंस का मतलब होता है पुराने नॉलेज से कुछ नई नॉलेज निकालना, इन्फर करना, निकालना, कंक्लूड करना, सोचना। ठीक है, वो इन्फ्रेंस है, ऑब्टेनिंग अ न्यू नॉलेज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने, ये बकवास चीजें हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास डेटाबेस में पड़ा हुआ है, इससे तुमने कंक्लूड कर दिया कि y इज b। ठीक है, ये डेटाबेस में था कि पहले से बोला है कि x इज a, फिर बोला इफ x इज a देन y इज b। ये चीज है, तो ऑब्वियसली y क्या होगा, b होगा। ये लॉजिकली सोच रहे हो इस चीज को? हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है, तो ये चीजें होती है। इसको मॉडस पोनेंस भी कहा जाता है। ये जो चीज लिखी है ना, इसको मॉडस मॉड्यूस पोनेंस भी कहा जाता है। इसको इन्फ्लुएंस रूल कहा जाता है, मॉड्यूस पोनेंस। ठीक है, ये बकवास चीज है, ये इसमें कुछ अब खास लग। ये ग्राफ बता दे ये क्या है? ग्राफ में मेरे को हाँ कुछ ये खास बता। लगेगा नहीं, बाकी तुम्हें सिंपल सी चीज का तुम्हें आइडिया नहीं है, ग्राफ क्या करोगे देख के? कुछ नहीं है यार, ये मैं बता देता हूँ। चलो ठीक है, तुम पूछ रहे थे तो ठीक है। देख, दो ए और यहाँ पे लिखा नहीं है ढंग से, वो ए है, यहाँ पे ए होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए। ए बार और ए है, इन दोनों के बीच में अगर तू बात कर रहा है, तो इन्होंने क्या लिया है यहाँ पे, मिन वाला रूल फॉलो कर रहा है ना उसके अंदर, मैक्स मिन वाला। तो पहले तो क्या करता है, इन दोनों का मिनिमम लेता है, फिर उधर से मैक्सिमम कंसिडर करने की कोशिश करता है। बकवास ही है, कोई फायदा नहीं है, छोड़ उसको आप। ठीक है और ओके। तुम समझ तो हो गए, ये छोड़ो इस चीज को। ये मैंने तुम्हें समझा ही दिया, इम्प्लीकेशंस। ये तुम्हें पता है कि ये नॉर्मल प्रपोजिशनल लॉजिक पता है? नहीं पता होगा, बहुत मुश्किल है। प्रपोजिशनल लॉजिक है नॉर्मल लॉजिक, जैसे लिखते थे। हाँ टुडे इज संडे इज अ प्रपोजिशनल लॉजिक। ये होता है प्रपोजिशनल लॉजिक, मतलब इफ ए इज बी या ए एंड बी, ऐसे कुछ भी सेंटेंस दिया होगा तो मैं उसको प्रपोजिशनल लॉजिक कहा जाता है। वो क्लासिकल लॉजिक होता है। जैसे टुडे इज संडे मैंने एक सेंटेंस कहा, अब इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसके बीच में कुछ लाई कर सकता है क्या इसकी वैल्यू? या तो आज संडे होगा या आज संडे नहीं होगा। नहीं होगा। इसलिए प्रपोजिशनल लॉजिक होते थे, जो कि क्लासिकल लॉजिक होते थे। क्लासिकल लॉजिक इन द सेंस उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो होगी या नहीं होगी। ठीक है, ठीक ये है। जैसे क्रिस्प 0 या 1। हाँ ठीक है। तो अब फजी एल्गोरिथम से फजी लॉजिक्स की बात करें, तो फजी लॉजिक्स जो होते हैं उसमें वही चीज आ जाएगी जिसकी वैल्यू 0 या 1 नहीं होगी, उसके अलावा भी होगी। ठीक है, तो इसमें जो, अब इसमें जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं ना फजी लॉजिक में, उसमें हम ये वाले ऑपरेटर्स यूज करते हैं, नेगेशन, एंड, और। इन द सेंस जैसे देखो, टुडे इज नॉट संडे, या फिर if Ram is going to, या if it is raining then I will take an umbrella। ये तो सबने एग्जांपल सुना होगा। तो देखो हाँ इस हाँ क्या होगा, एंड से कनेक्टेड किए हुए हैं। तो ये सारे यूज किए जाते थे प्रपोजिशनल लॉजिक को। तो फजी लॉजिक में भी कोई कनेक्ट करने के लिए कुछ चीज यूज की होगी ना, उसको बोला जाता है टी नॉर्म या टी को नॉर्म ऑपरेटर। टी नॉर्म ऑपरेटर तुम्हें पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में बताया गया था। उसके लिए ये हाँ हाँ। इंटरसेक्शन वो था यार, एस इंटरसेक्शन के नॉर्म। लिए यूज हाँ किया जाता है। इंटरसेक्शन के लिए था ये। हाँ, और ये जो टी को नॉर्म है, ये कुछ नहीं है, ये एस नॉर्म ही है तुम्हारा, इसका नाम है बस। ये टी नॉर्म और एस नॉर्म ही लिखे हुए हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो जैसे देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ टी नॉर्म और एस नॉर्म कैसे हुए। ठीक है, तो ये टी नॉर्म ऑपरेटर हो गया। और टी नॉर्म ऑपरेटर में क्या होता है ना, याद कर लेना इसके बारे में, अगर तुम वहां से भी देखोगे, इसके फंक्शन से भी, वहां से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो कि ये कम्यूटेटिविटी को भी फॉलो करता है। मतलब एक्स वाई लिखोगे, वाई एक्स लिखोगे तो सही होगा। एसोसिएटिविटी को भी फॉलो करेगा, मोनोटोनिसिटी को भी फॉलो करेगा। मोनोटोनिसिटी इन द सेंस, अगर वाई की वैल्यू जेड से छोटी है तो इस फंक्शन की वैल्यू भी इस फंक्शन से क्या आएगी, छोटी आएगी, तो ये मोनोटोनिसिटी होता है। और इसका न्यूट्रल एलिमेंट होता है वन। टी नॉर्म का न्यूट्रल एलिमेंट होता है वन, याद कर लेना। एक्स और वन डालूंगा तो ठीक आउटपुट देगा एक्स। ठीक है। ठीक है, और देखो ट्रायंगुलर कोनॉर्म था टी कोनॉर्म, उसको ही क्या कहा जाता है, एस नॉर्म ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी जो ऊपर पड़ी है इन तीनों को फॉलो करेगा, एक्सेप्ट इसका न्यूट्रल एलिमेंट का होता है मेरा जीरो होता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है,
और भी बहुत सारे होते हैं, वो मर्जी होती है, अगर तुम्हें देखना है देख लेना है। ये देखो लीवेज इम्प्लीकेशन, ये भी ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो टी नॉर्म और टिकोनॉर्म या एस नॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं। फजीफिकेशन पता ही है क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फजीफिकेशन, अब देखो हमने क्या किया था, मेंबरशिप वैल्यू असाइन की थी ना किसी रूल को, याद है वो तुम्हें? तो मैंने अभी बताया था। हाँ तो कैसे असाइन किया जाता है, वो मेथड्स हैं इसके। तो इंट्यूशन से, इन्फरेंस से, रैंक ऑर्डरिंग से, एंगुलर फजी सेट्स, बहुत बकवास चीज है। इंट्यूशन का मतलब समझते हो, अपनी रीजनिंग, ह्यूमन की रीजनिंग, कि मैंने बोल दिया 5.999 टॉल था, इसलिए मैंने इसको 0.8 दे दिया, या मैं 0.7 दे रहा हूँ, वो मेरे पे डिपेंड कर रहा हूँ। तो वो इंट्यूशन, दिमाग से, कॉमन इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन के हिसाब से, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से हम जो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने अपने हिसाब से बोल दिया कि मेरे को 10 से नीचे कोल्ड लगता है, 10 से अगर ऊपर जाऊंगा तो मेरे को वो कूल लगने लग जाएगा थोड़ा सा। तो ये मैंने अपने हिसाब से इसको क्या किया, असाइन किया है। तो इसको बोला जाता है इंट्यूशन, ठीक है। अपने हिसाब से जब मैं सोचने लगता हूँ, ठीक है। इन्फ्रेंस, किसी पुरानी नॉलेज का यूज करूं और उससे मैं नई नॉलेज निकालूं, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं। ये मेरे को पता ही है, इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल का ये मेंबरशिप फंक्शन हो सकता है। ये कैसे आ रहे हैं, जो मैं थोड़ी देर के बाद समझ आ जाएगा, बाद में बता दूंगा, ठीक है। बस ये समझ लो कि मेरे पास पहले से रूल पता है, मेरे को पहले से कुछ पता है कि ये क्या बोलते हैं, ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टीज है, इसके हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये मेंबरशिप फंक्शन होगा, आइसोसेलेस के लिए ये होगा, स्केलियन के लिए ये होगा, ठीक है। रैंक ऑर्डरिंग, रैंक ऑर्डरिंग तब यूज की जाती है जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो, या सिंगल इंडिविजुअल है, या कमेटी हो, ठीक है। पोल वाले मेथड्स करते हैं, बोल देंगे कि अब ऑरेंज का वो क्या करेंगे, पोल देंगे। वो 1000 लोग बैठ गए, वो बोलेंगे कि रेड और रेड के बीच में तो कुछ होगा नहीं, उसका तो 1 ही होगा ऑब्वियसली। ऑरेंज और ऑरेंज का क्या बता देगा, 517। तो ये बंदों का है कि कितने बंदों ने इनको वोट दिया, कितने बंदों ने इसका वोट दिया, कितने बंदों ने इनको वोट दिया, ये वोट दिया, ये बंदों ने दिया है। तो रैंक ऑर्डरिंग तब यूज की जाती है जब सिंगल इंडिविजुअल है, या कमेटी हो, या पोल किया जा रहा हो, तब यूज किया जाता है इस चीज को। तो कैसे किया जा रहा है, देखो, ऑरेंज के साथ कर रहा हूँ, ऑरेंज येलो के साथ कर रहा हूँ, तो पेयर वाइज कर रहा हूँ ना हमेशा, तो ये पेयर वाइज कंपैरिजन होते हैं इसके अंदर। तो रैंक ऑर्डरिंग, रैंक से समझ लेना हम लोग बैठे हैं एक साथ, और पेयर वाइज कर रहा हूँ इसके अंदर। एंगुलर फजी सेट, एंगुलर फजी सेट्स तब यूज किया जाता है जब किसी का जो डोमेन है या यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है वो तुम्हारा 2 पाई है, मतलब इन द सेंस रिपीट कर रहा है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा उनका रिपीट करते हैं ना तुम्हारे 2 पाई एंगल्स पे, तो वहां पे तुम एंगुलर फजी सेट्स का यूज कर सकते हो। बस इतना समझ जाओ। ओके ओके, आगे। ठीक है। अब डिफजिफिकेशन जो इम्पोर्टेंट चीज है, इस पे एमसीक्यूज बन सकते हैं। डिफजिफिकेशन की बात की जाए तो तुम्हें पता है क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। हाँ, और देख लो, ऑब्वियसली यूनियन करेगा 2 और 4 फजी मेंबरशिप फंक्शंस का, क्योंकि हमने जब इनपुट मैंने तुम्हें दिखाया था पिछले, तो 2 रूल्स आए थे ना एंडिंग में, उसको हमने कंबाइन करना था, इतना तो याद है। हाँ हाँ, एक 5 हाइट के लिए, एक 6 हाइट के लिए। हाँ हाँ, बाकियों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, कि मैं जल्दी जा रहा हूँ? भाई तू सही जा रहा है, मेरे को और नरेंद्र को सब पूछना समझ में आ रहा है। चुप, दे एक बार बाकी से पूछ ले। कमल समझ आ रहा है? हाँ भाई हाँ। हैं? आ अब रहा है आ बोलते रहा कमल ने, पहले नहीं बोल रहा था। ठीक है, डिफरेंशिएशन, अच्छा मैंने बात तो कर ली है, सॉरी। ठीक है, मेथड्स होते हैं, ये सारे मेथड्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यूज बनेंगे ही बनेंगे, सोच लेना, ठीक है। मैक्सिमम मेंबरशिप फंक्शंस, मान लो कि मेरे पास बहुत सारे रूल्स हैं जिसमें बहुत सारे मेंबरशिप फंक्शंस हैं, तो इसमें मैं जो मेरा आउटपुट होगा ना, तो जो मेरी मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू होगी ना, वही मेरा आउटपुट हो जाएगा। इन द सेंस, जैसे मान लो कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारी मेंबरशिप वैल्यूज हैं, इन द सेंस देखो 1 के लिए 0.2 है, 3 के लिए 0.5 है, 4 के लिए 0.6 है, ऐसा मेरे पास आ गया, मेरे को इनको कंबाइन करना है। तो इनमें से मैक्सिमम जिसके लिए भी, मान लो मेरे 0.6 मेरे पास मैक्सिमम थी, तो इसके साथ एक्स की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो आउटपुट क्या हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा। तो समझ आया कैसे क्रिस्प में कन्वर्ट हुआ वो? तो वही हो गया ना, जैसे अगर हम दो फजी रूल्स को लेके कंबाइन करेंगे हाँ, तो जब मैक्सिमम है उसको ले लो, जैसे 1 आ गया था हमारी हाइट के लिए जो ग्रेटर देन 6 थी इसकी हाइट। जैसे मान लो ये मेरे पास आउटपुट था, एक 1 का है 0.5 है, एक है 2 के लिए 0.6 दे रखा है मैंने, ऐसे मेरे 3 है, उसके लिए मेरे पास जो आउटपुट है वो है 0.1 है, ठीक है, मान लेते हैं, ऐसा हम कर लेते हैं। ये मेरे पास एंडिंग में पास डिफजिफिकेशन मॉड्यूल के पास ये इनपुट गया, ये क्या करेगा, इनमें से देखेगा मैक्सिमम किसका है, 0.6 का मैक्सिमम है, तो यही वाला इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, वो बोलेगा 2 है तुम्हारा आंसर।
समझा है? तो डिफजिफिकेशन क्या करता है, वो उस x की वैल्यू को आंसर दे देता है जिसके लिए मेंबरशिप वैल्यू की मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। समझ आ गया, तो मैंने तुम्हें बता दिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ एरिया ग्रेविटी की बात की जाए, इसमें सेंटर ऑफ एरिया का यूज करूंगा कि ये मतलब इन द सेंस ये मेरे पास मेंबरशिप फंक्शंस थे फाइनल वाले, इनमें से एरिया वाले ले लूंगा और एरिया का क्या करूंगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने की कोशिश करूंगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ऐसा फाइंड करते थे, याद हो अगर तुम्हें फिजिक्स थोड़ा बहुत भी याद हो, तो ये वाला फॉर्मूला होता था सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का। तो वैसे कंसिडर करते हैं, ये एक फॉर्मूला लिख दूंगा, ये कंटिन्यूस के लिए इंटीग्रेशन होती है और डिस्क्रीट के लिए क्या करोगे, सिग्मा कर दोगे। तुम्हें पता है ना कंटिन्यू इंटीग्रेशन का भी मतलब क्या होता है, सिग्मा सिग्मा ही होता है बेसिकली, अगर तुम्हें याद हो तो। ठीक है, बस ये समझ लो कि बस मैं क्या करूंगा, इसमें जो भी एरिया आ रहा है, जो ओवरलैपिंग एरिया है, उसका क्या करूंगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल दूंगा बस। और याद रखना इसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो ओवरलैपिंग एरियाज होते हैं वो सिर्फ एक बार कंसिडर होते हैं, कभी भी दो बार एरिया कंसिडर नहीं होंगे। ये डिफरेंस मैं बताऊंगा क्यों यूज किया जाता है, लेकिन बाद में ये समझ आएगा तुम्हें, अभी थोड़ी देर बाद आएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ सम की बात की जाए तो ये फास्टर होता है, बस इसमें भी जो होता है, जो देखो कुछ नहीं करना, ये एक एरिया है, अरे यार क्या बोलूंगा तुम्हें, अरे यार एरियाज कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, जो भी सेंटर ऑफ एरियाज निकालना है, सेंटर ऑफ सम है ना, ये जो भी तुम्हारे एरिया है उनके बीच का सेंटर निकालना है। कुछ भी मान लो तुम इसको क्या करो, अलग अलग एरियाज में डिवाइड करो। मान लो तुमने क्या किया, एक लाइन यहाँ से खींच ली, एक लाइन यहाँ से खींच दी, एक ये एरिया आ गया, एक ये एरिया आ गया, एक ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, इनका बीच वाला ले रहा हूँ मैं, एज्यूम कर रहा हूँ ये मिडल पॉइंट था, ये मिडल पॉइंट है इन एरियाज का, ये वाला मिडल पॉइंट है। यहाँ पे एक्स दिख रहा है, ये हर एरिया का मिडिल पॉइंट है। और ये क्या है, सिग्मा, सिग्मा ऑफ मेंबरशिप फंक्शंस, तो उनका सबका सिग्मा, मेंबरशिप फंक्शंस का सिग्मा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से मिडिल पॉइंट लिया इस एरिया का, और यहाँ पे जो भी मेंबरशिप फंक्शन दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी कहाँ चला गया, हाँ यहाँ तक है। मान लो ये वाला, मान लो मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, तो इसमें से क्या करूंगा, ये मिडिल पॉइंट उठाया मैंने, ये वाला ये रखा मैंने यहाँ पे एक्स, और इसको सिग्मा कर दिया किसके साथ, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी मेंबरशिप फंक्शंस दिख रहे हैं उन सबका सिग्मा है ये, और उसका इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि ये कंटीन्यूअस वैल्यूज है और डिस्क्रीट के लिए कुछ नहीं करूंगा, बाद में भी क्या करूंगा, सिग्मा लगा दूंगा। बस ये फॉर्मूला होता है। ये चीज समझ आई कि नहीं है, कि फिर से बोलूं? हेलो हेलो, हाँ तूने बोल। ये डिवाइड क्यों किया ऐसे दो लाइन खींच के, मुझे ये बता। कौन सा, ये वाला? नहीं, तूने अभी क्या किया था, ये देख जो 2 नंबर है ना, इधर लाइन खींची, लाइन खींचने की जरूरत क्या थी, इस अरे पूरे वो अलग, ट्रेपीजियम का। अरे वो हाँ, अलग अलग क्रिएट हो जाता है, वो सही लगता है, मतलब फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी, अच्छा बस हाँ, ये वाली कैलकुलेशन के लिए ठीक हो ट्रेपेजियम के जाएगा। हिसाब से भी कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, ठीक है, आगे। ठीक है, और याद रखना इसमें अगर ये जैसे ओवरलैपिंग एरिया ना, ये दो बार आएगा, जैसे तू क्या करेगा, जैसे रितेश बोल रहा है, ये क्या करेगा, ट्रेपेजियम का निकालेगा फिर ट्रायंगल का करेगा, तो ऑब्वियसली इसमें ओवरलैपिंग एरिया कितनी बार आएगा, दो बार आएगा। तो जितनी बार ओवरलैपिंग एरियाज होंगे उतनी बार आएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ये ओवरलैपिंग एरिया को एक ही बार कंसिडर करता है और वो रिफ्लेक्ट नहीं होता बार बार, लेकिन ये ओवरलैपिंग एरियाज को बार बार कंसिडर कर सकता है। We take overlapping areas, they are reflected more than once. समझ आया, और ये फास्ट होता है, ये भी चीज याद सुन सुन, रखना। ठीक है अगर ठीक ओवरलैपिंग एरिया इसमें हम 2 बार ले रहे हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम 1 बार कैसे ले रहे थे, वो नहीं आया फिर मुझे। मैं भी उधर भी यही सोच के कर रहा था। याद कर ले, रट ले, अच्छा ठीक है, मैंने रट रट लिया, लिया। फिर रहने दे, रट लिया रहने दे। ठीक है, अगली बात की जाए वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का ये फॉर्मूला होता है, याद कर लेना। और किसके लिए यूज किया जाता है, सिमेट्रिकल के लिए। ये सिमेट्रिकल है ना, तो सिमेट्रिकल आउटपुट अगर होगा तो तुम वेटेड एवरेज का यूज करोगे, यार ये इसका मतलब क्या है, फंक्शन है। अगर तुम ऐसे में वेटेड एवरेज मेथड का फॉर्मूला अगर याद है, नॉर्मल अगर वेटेड एवरेजेस अगर याद है, तो कुछ नहीं करते थे, हर नंबर को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देते थे, डिवाइडेड बाय सिग्मा उसका नंबर का कितनी बार वो आ रहा है नंबर। अगर तुम्हें वेटेड एवरेज याद होगा तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, वरना क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसको रट लो। वेटेड एवरेज मेथड में वो सिमेट्रिकल होना चाहिए और उसका ये फॉर्मूला होता है, बस इतना सी बात है। ठीक है, जैसे देखो इन्होंने यहाँ पे जो ले रखा है, इन्होंने मैक्सिमम वाले के लिए यूज किया। जैसे यहाँ पे मान लो कि इसका मिडिल पॉइंट क्या है, मैक्सिमम के लिए मिडिल पॉइंट क्या है, ए है, इसके मैक्सिमम के लिए मिडिल पॉइंट क्या है, बी है। तो बस कुछ नहीं करना, ए को उसके मेंबरशिप फंक्शन से मल्टीप्लाई करो, ए को 0.5 से, बी को 0.9 से, ए को 0.5 से, बी को 0.9 से, और डिवाइड कर दो 0.5 प्लस 0.9। ये समझ आया कैसे निकाला है? हाँ हाँ
ये चीज याद रख लेना। एक ही याद रख लेना, सिमेट्रिकल के लिए होता है, वेटेड एवरेज मेथड की तरह काम करता है, कैसे निकाला गया वो चीज याद रख लेना। मीन मैक्स कुछ नहीं होता। सबसे पहले मैक्स देखना है कि ऐसे कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिसके लिए मैक्सिमम मेंबरशिप फंक्शन है। जैसे इन द सेंस ए के लिए मैक्सिमम आ रहा है, बी के लिए मैक्सिमम आ रहा है, उन दोनों का क्या लेना है मेरे को, मीन लेना है। तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये किसके लिए काम करता है, कॉन्वेक्स वाले के लिए ही काम करता है। ठीक है। यस ठीक है ठीक ठीक है। है ठीक है। सेंटर ऑफ लार्जेस्ट एरिया, तो वही है सबसे अभी इसमें देखो सबसे मैक्सिमम, अगर तुम ऐसे इन्होंने पूरा ज्वाइन किया तो सबसे मैक्सिमम एरिया किसका आएगा, इस वाले का आएगा। हाँ ट्रायंगल का। तो उसका बस सेंटर लिया, सेंटर वाले को फिर वही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ म्यू इनटू एक्स। ये एक्स कौन सा होगा, जो सेंटर वाला पॉइंट होगा वो एक्स होगा ये। और ओके। कंसीडर किसका मेंबरशिप फंक्शन करोगे, इस वाली चीज के लिए करोगे, इतने से के लिए जिसका भी मैक्सिमम एरिया है ना। बस अब सोचो कि वही बचा है तुम्हारे फिगर के अंदर, बस ये चीज बची है। इसके लिए तुम्हें सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। और ये भी किसके लिए काम किया जाता है, कॉन्वेक्स के लिए काम करता है। फर्स्ट और लिखा लास्ट नहीं है। है। कुछ नहीं। बाकियों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे को लग नहीं रहा समझ भी आ रहा है किसी को। बोलते भी नहीं हो यार, एक कोई तो बोल आ दिया रहा करो। है। आ रहा है। अच्छा ठीक है। फर्स्ट और लास्ट ऑफ मैक्सिमा की बात की जाए तो फर्स्ट और लास्ट ऑफ मैक्सिमा नॉर्मल सिंपल से देखो, मैक्सिमा ढूंढो। पहले इसके अंदर देखो मैक्सिमा कहाँ है, एक तो यहाँ पे है, मान लेते हैं एक और मैक्सिमा था यहाँ पे, एक और मैक्सिमम था यहाँ पे, 3 मैक्सिमा थे, हम ये एज्यूम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, जो सबसे पहला मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी उसको कंसिडर करोगे। लास्ट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, जो लास्ट वैल्यू जहाँ पे आएगी उसको कंसिडर करोगे। तो सिंपल सी चीज है, इतना समझा गया। और जो एक्स की वैल्यू होगी वही तुम्हारा आउटपुट होगा। ठीक है ठीक है। ओके। बाइसेक्टर मेथड में एक लाइन खींच लूंगा जो इसको दो एरियाज में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, और दोनों एरिया इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वही तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला खत्म, आ अब गया। तो खत्म ही हो गया अब तो। ठीक है, इसकी बात की जाए सॉल्व प्रॉब्लम्स में, सबसे पहले मॉडल द फजी सेट्स। देखो नंबर्स क्लोज टू 6 क्या लिखा है, नंबर्स क्लोज टू 6 लिखा है। तो 1/1 + x - 6 का स्क्वायर यही इक्वेशन होगी, इसको याद कर लो कि अगर क्लोज टू 6 वाली इक्वेशन होगी तो उसका फॉर्मूला ऐसा ही दिखेगा मेंबरशिप फंक्शन का। कहीं पे भी अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, नंबर्स क्लोज टू 10 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/1 + x - 10 का होल स्क्वायर। अब बोला है नंबर कंसिडरेबली लार्जर देन, क्लोज नहीं है ये, लार्जर है मतलब और डिनोमिनेटर में जाएगा, मतलब 1/1 + 1/x - 6 का होल स्क्वायर। समझ आ गया ठीक। कैसे इक्वेशन हाँ बनाई जाती है। तो ये वाली चीज याद कर लेना, नंबर क्लोज टू 6 का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा वाला दिखता है, जो 6 पे क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, और बाकियों पे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पीछे उसके जस्ट ठीक पीछे है। वाला वैल्यू 0.5 होगी। फिर ग्राफ भी थोड़ा सा याद रख लेना इसका। अच्छा समझ ठीक है, आया। उसके जस्ट बाद वाली और पहले वाली वैल्यू 0.5 होगी। हाँ, तो ये ग्राफ बनता है, इसका ऐसा ग्राफ बनता है, और इसका मेंबरशिप फंक्शन ऐसा दिखता है। तो वही x - 10 के लिए करोगे तो उसका ऐसा ही दिखेगा, वही 9 और 11 के लिए 0.5 हो जाएगी, और बाकी के लिए जो भी होने की होगी। इंटीजर कंसीडरेबली लार्ज है तो कंटीजर मतलब इन द सेंस और डिनोमिनेटर में भेजना है, तो 1/1 + x - 6 का होल स्क्वायर ये वैल्यू हो जाएंगी। तो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, क्योंकि जब तुम इसकी वैल्यू भी निकालोगे ना, 5 के लिए निकालने की कोशिश करोगे तो उसका 0 के आसपास पहुंच जाएगा। तो अगर कंसीडरेबली लार्जर की बात करोगे ना, तो सीधा बोल देना कि 6 से पीछे वालों के लिए 0 होगा और बाकियों के लिए ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, ये क्यों है मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, ये तो समझ आएगा क्यों मैं तुम्हें ग्राफ रटवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो डिटरमाइन ऑल अल्फा लेवल सेट्स और स्ट्रॉन्ग अल्फा लेवल सेट्स फॉर द फॉलोइंग फजी सेट्स। ठीक है, अल्फा लेवल सेट्स की बात की है, लेकिन इन्होंने अल्फा की वैल्यू नहीं दी है, ये गलत चीज की है। अच्छा सारे बोले, अच्छा चलो ठीक है। तो अगर देखो अल्फा और स्ट्रॉन्ग अल्फा में डिफरेंस याद था। हाँ अल्फा में इक्वल टू होता है बट स्ट्रॉन्ग अल्फा हाँ में इक्वल टू नहीं होता। हाँ, तो मान लो मैं 0.2 को अल्फा मान रहा हूँ, तो ऐसे मेंबरशिप फंक्शन जिनकी 0.2 या 0.2 से ज्यादा है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, दिखाया सेट। 0.3 से ज्यादा ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तो ये सारी वैल्यूज आएंगी। तो ये ऐसे तुम्हारे अल्फा हो गए। अब स्ट्रॉन्ग अल्फा देखो 0.2 में 1 नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग अल्फा में तो 1 नहीं आया है। तो समझ आया चीज कैसे बनी है। आ हाँ गई। हाँ बिल्कुल। आ गई।
हाँ बता रहा हूँ, आगे आ गया। ये देखो, इसके लिए भी तुम अल्फा सेट्स और स्ट्रॉन्ग अल्फा सेट्स क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए 5 ही हो सकता है, डरना मत वहां पे जाके। बकवास बकवास। ये देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, x कंसिडरेबली लार्जर देन 10, तो एक ही बार कंसिडरेबली लार्जर है, सॉरी कंसिडरेबली लार्जर में क्या होगा, दो बार डिनोमिनेटर में जाएगा, और x अप्रोक्सीमेटली 11 एक ही बार डिनोमिनेटर में जाएगा। तो तुम्हें दोनों इक्वेशंस याद करवा ही दिए मैंने, दोनों का ग्राफ भी दिखा दिया है। तो अगर a यूनियन b का ग्राफ बनाना है तो तुम बना सकते हो, ये ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ बना दिया, तो a यूनियन b का ग्राफ ऐसा दिखेगा, और a इंटरसेक्शन b का ग्राफ, सॉरी हाँ ये a इंटरसेक्शन का था, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, ये a इंटरसेक्शन का है, ये a यूनियन का है। ठीक है। हाँ 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 ठीक है ठीक है। अब देखो, अब इन्होंने बोला नंबर क्लोज टू 10, अब सीधा मत लगाना, कभी भी सीधा पैटर्न मत लगा देना। यहाँ पे बोला है ट्रेपेजॉइडल मेंबरशिप फंक्शन बोला है, तो तुम्हें ट्रेपेजॉइडल वाले बनाने पड़ेंगे। तो ट्रेपेजॉइडल वाले ऐसा दिखेगा, तो दिखना कैसे, ये जो बीच वाला है ना, ये 10 से पास होगा। अब तुम्हारी मर्जी, इसको 9 से करो, यहाँ से 11 से करो, या 8 या 12 से, अभी रख लो कि दो वैल्यू छोड़ के आगे करना है। 8 और 12 से किया, इसको 5 से, और ये 15। आगे इक्वेशंस तो मैंने बनाना सिखाई दी है तुम्हें, कैसे बनती हैं। वो x माइनस ए डिवाइड बाय b माइनस ए वाला जो तूने बताया था। हाँ ठीक है। अब देखो, ये दो रिलेशनशिप्स दे रखी हैं, ठीक है। दो रिलेशनशिप्स है, मैक्स मिन निकालना है, मैक्स प्रोडक्ट निकालना है, तुम कर सकते हो, ऐसे हाँ सबके लिए निकल जाएगा। कर सकते हो। मेंबरशिप फंक्शन रिप्रेजेंट द सेट ऑफ, हाँ सेट ऑफ ओल्ड पीपल निकालना है और उसका मेंबरशिप। तो सेट ऑफ ओल्ड पीपल हम बोलते हैं 60 से ज्यादा, अरे मेरे को रट ही आएगा, 60 से ज्यादा जो होंगे वो धीरे धीरे ओल्ड होने लगेंगे, और एकदम ओल्ड हो जाएगा 80 पे। तो ऐसे थोड़ा बहुत याद रख लेना, इसलिए मेंबरशिप फंक्शन ऐसे दिख जाएगा। ठीक है। हाँ ये भी कभी यार आ सकता है, वैसे पता नहीं मेरे को, लेकिन मैं बता देता हूँ। ऐसा है कि हमें टेम्परेचर के लिए बोलना है कि टेम्परेचर दे रखा है और 3 कंडीशन है, कोल्ड वार्म और हॉट, उसके लिए हमें बनाना है। तो हम ट्रायंगुलर लेते हैं, ऐसे कंडीशंस के लिए ट्रायंगुलर वाले के यूज करेंगे। तो कोल्ड क्या होगा, 0 पे एकदम कोल्ड होगा, तो धीरे धीरे कम होगा, कहाँ पे 25, तुम्हारी मर्जी है, ऐसे कुछ फिक्स वैल्यू नहीं है। फिर बढ़ेगी, फिर ये बढ़ेगी किसके लिए होगी, ये हॉट की लाइन होगी, कि कोल्ड के बाद क्या आएगा, हॉट आएगा, वार्म बीचों बीच रहेगा, ऐसे याद रख लेना, कोल्ड फिर हॉट, ये वार्म बीचों बीच। तो तुम अपने हिसाब से बनाओगे, ऐसे मैं फिक्स नहीं बोल, इसको याद करने की जरूरत है। मैं बता रहा हूँ ट्रायंगुलर वाला जो बनाया जाता है triangular। और इनका क्या निकालना, देखो कंडीशन क्या है, कोल्ड एंड वार्म। तो कोल्ड और वार्म का लिया, उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, तो ये एंड हो गया। वार्म और हॉट बोला है, तो ये ऐसी वाले जो होगा वो वार्म और हॉट हो जाएगा। समझ गए, और का मतलब यूनियन होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। हाँ ठीक। दो फजी सेट्स दे रखे हैं, उनका क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। मैंने तुम्हें पहले सिखाया था यूनियन निकालना। देखो यूनियन कैसे होगा, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। देखो एलिमेंट्स कौन कौन से लाई करेंगे, यूनियन है तो यूनियन में जो दोनों में एलिमेंट्स है वो लाई करेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये तो समझ आ गया, नीचे 1 2 3 4। अब यूनियन की बात करें, ये 0.6 है या 0.1 है, तो क्या आ जाएगा, 0.6 0.6 ग्रेटर। 0.5 ठीक 0.4 0.3 0.4। अब यहाँ पे 0.5 ग्रेटर। यहाँ नहीं है, तो इसको अज्यूम कर सकते हैं कि 0 है, तो 0.5 आ जाएगा इस चीज का। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में इन दोनों में कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 आएगा, तो 1 2 3 आएगा, फिर इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। सेट डिफरेंस तुम्हें पता है क्या होता है, पता है ना, ये हाँ हाँ पता है पता है पता है। मेरे को भी नहीं पता है। डी मॉर्गन लॉ तुम्हें वेरीफाई करना, कर ही सकते हो, तो मैं सब चीज तो मैंने सिखाई दी है। हाँ हाँ, ये देख लो कि ये तुम्हें मेंबरशिप फंक्शंस दे रखे हैं, तुम्हें इसका क्या निकालना है, डिफर्सिफाइड आउटपुट निकालना है, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन। ये मेंबरशिप फंक्शन है, इसका डिफर्सिफाइड निकालो वेटेड एवरेज से। तो वेटेड एवरेज से देखो तुमने क्या किया था, इसके लिए हमने क्या, जो भी मैक्सिमम वाला था उसका बीच वाला निकाला था, कितना आया था यहाँ पे, 2 और 3 है ना यहाँ पे। नहीं नहीं, क्या ले रखा है, अच्छा सेंटर ले रखा है क्या, सेंटर लेते हैं क्या, चलो ठीक है सेंटर ले लेते हैं। तो 2.5 और 4 ले रखा है इन्होंने, बात कर रही है। अरे उनने क्या किया, तो मैक्सिमम वैल्यूज है उनको कंसीडर करके उनका बीच का नहीं, लिया मेरे साथ। हाँ ये 2.5 है और इसका 4, अच्छा दोनों को एक साथ ले रहा है, मेरे को लगा दोनों अलग अलग है, चलो ठीक है। ये 2.5 हो गया, ये 4 हो गया, इन दोनों का फिर देखा, ये 2.5 को 0.7 से, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइडेड बाय 0.7 प्लस 1, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सेंटर ऑफ सम का इनका एरिया निकालना है बस, इसका एरिया इसका एरिया, बस ये लिखा हुआ बता दीजिए, ठीक है। और छोड़ो उस चीज को, मीन ऑफ मैक्स, अरे यार ये तो कर ही लूंगी, बकवास चीज है। इतना नहीं आएगा, बस ये वेटेड एवरेज वाला बताना था, ये मैंने तुम्हें सिखा दिया कैसे करते हैं। वेटेड एवरेज वाला क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकते हैं।
देखो कोर एंड सपोर्ट पूछा हमने। कोर कौन सा होता है जिनकी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, सॉरी इक्वल टू 1 होना चाहिए। इक्वल टू 1। किस किस की है, 4 और 5 की, तो 4 आ गया। सपोर्ट जिसका ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 सबकी है तो सब आ जाएंगे, समझ आ गया। हाँ अलजेब्रिक सम दिखाया आ था गया। मैंने, इक्वेशन होती है अलजेब्रिक सम अलजेब्रिक प्रोडक्ट की, तो ये इक्वेशन वहां से देखना और यहाँ से निकाल लेना। ये दो सेट दे रखे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, पहला इसको और इसका, तो पहला इसका क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा। और याद रखना कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, मिनिमम दिया जाता है, ये मिनिमम का साइन है, तो 0.3 0.4 का हो जाएगा, जो हो जाएगा वो आंसर आ जाएगा। फिर x1 का y2 के साथ, फिर x2 का y1 के साथ, x2 का y2 के साथ, x3 का y1 के साथ, x3 का y2 के साथ, ये तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो तुम्हें कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आगे के कैसे निकाला जाता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कि लो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है, तीन चीजें दे रखी हैं। ये तीन हमें सेट्स दे रखे हैं। अब हमें बोला है टेम्परेचर नॉट वेरी लो, नॉट वेरी लो चाहिए मेरे को। तो टेम्परेचर नॉट वेरी लो, तो इसकी इक्वेशन क्या ले रखी है इन्होंने, लो का स्क्वायर ले रखी है। यार ये याद कर लेना, नहीं याद छोड़ो, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, छोड़ो, ये बता रहा हूँ। और तुम्हें मैंने इसमें ये बता दिया, हाँ खत्म हो गया ये चैप्टर।